Hi everyone and warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So in continuation to our revision series, we are going to talk about chapter number 8, that is registration. Okay. चैप्टर नंबर 8 के रिस्पेक्ट में भी काफी सारे मैसेजेस थे, तो ऑब्वियसली हम लाइन के हिसाब से चल रहे हैं. चैप्टर हमारा आईटीसी के बाद ही हम इसको उठाने वाले थे, तो इस वाले में वी विल कवर द एंटायर रजिस्ट्रेशन चैप्टर. यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज रहती है, खासकर कि कौन से स्टेट के रिस्पेक्ट में क्या लिमिट लगानी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्रोसीजरल इश्यूज भी बहुत रहते हैं. बट एक चीज का समझना, प्रोसीजरल इश्यूज आप इग्नोर कर देते हो. बहुत बच्चे प्रोसीजरल इश्यूज नहीं देख के जाते, लेकिन इस बार काफी सारी अमेंडमेंट्स आई है आपके प्रोसीजरल रिस्पेक्ट में, सो वो अपने को नहीं छोड़नी है. वी हैव टू कवर दोज एस्पेक्ट्स एज वेल, एंड आपके बचे हुए जो सारे सेक्शन है वो भी अपने को कवर करने हैं. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एज ऑलवेज मैं आपको क्लास के अंदर ही उठा के चलूंगा. स्टार्ट करें, चलो लेट्स डू इट. लेट्स स्टार्ट. आपका जो ये हैंड रिटन नोट्स हम यूज करेंगे, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो वहां पे आप एक्सेस कर लेना. द मैसेज एंड द रजिस्ट्रेशन लिंक हैज बीन पिन्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट डेली एमसीक्यूज भी कवर किए जा रहे हैं, तो इंश्योर करो आप उसको कवर कर रहे हो. चलो जी स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक्स पहले. सी रजिस्ट्रेशन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं. इसके अंदर जो सेक्शंस कवर होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 20 टू सेक्शन नंबर 30. द मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस वी हैव टू कवर इज सारे करने हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो है आपका 22, 23, 24, 29, 30. अब इसमें क्या रहता है देखो. 22 टॉक्स अबाउट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या लिमिट है और किस लिमिट के बियॉन्ड आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. 23 टॉक्स अबाउट नो रजिस्ट्रेशन, मतलब उन केसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड 24 टॉक्स अबाउट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. 29, 30 डील विद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर सस्पेंशन कैसे होता है, कैंसिलेशन क्या होता है, वो सारी बातें. उसके बीच में आते हैं हमारे कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, वो भी हम देखेंगे. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. आपको कुछ बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अपना सेक्शन नंबर 22. सेक्शन नंबर 22 कहता है कि व्हेन विल अ पर्सन बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. बहुत सारे जने ये कहते हैं, मार्केट के अंदर देखना, आप क्लाइंट आपके सामने आके कहेगा कि सर गुड्स के रिस्पेक्ट में जो लिमिट है लायबिलिटी, मतलब लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, वो तो 40 लाख है. ये बात सेक्शन नंबर 22 में लिखी नहीं गई है. ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. कभी कभार लिखते वक्त हम स्टैट्यूटरी गलत लिखते हैं. आपके दिमाग में होगा कि सर गुड्स के रिस्पेक्ट में 40 लाख की लिमिट है. वो 40 लाख की लिमिट एक नोटिफिकेशन के थ्रू आई है, उसके अंदर भी सर्टेन एक्सेप्शंस है. लेकिन आपका सेक्शन नंबर 22 के अंदर जो बात लिखी है, दैट टॉक्स अबाउट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वहां पे 20 लाख की ही लिमिट है. और सेक्शन नंबर 22 के अंदर जो लैंग्वेज यूज करी गई है वो ये है कि अ पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाई फ्रॉम अ स्टेट. इन वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है. फ्रॉम अ स्टेट मतलब अगर मैं दिल्ली से सप्लाई कर रहा हूं, मुंबई में और 3-4 स्टेट्स में, तो मुझे दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है. वेयर आई डू अ सप्लाई इज इररेलेवेंट. फ्रॉम विच स्टेट आई एम कंडक्टिंग दिस सप्लाई, आई एम इनिशिएटिंग दिस सप्लाई इज व्हाट मैटर्स. तो जिस स्टेट से, फ्रॉम अ स्टेट, जिस स्टेट से आप सप्लाई करते हो, और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला जाता है एक साल के अंदर अंदर, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब चैप्टर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं. उसके अंदर सारे सप्लाईज आती है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एवरीथिंग, लेकिन टैक्सेस वगैरह इसके अंदर नहीं आते. और आरसीएम वाले सप्लाईज जो होते हैं, जिसके अंदर रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, वो किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? वो सप्लायर के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा. बस टैक्स कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट. एक बार अगर डेफिनेशन देखने का मन हो तो आप अपने बुक में चेक कर सकते हो, वरना हम एग्रीगेट टर्नओवर देख चुके हैं. सो द लिमिट इज 20 लाख. लेकिन इसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 10 2019. इसने क्या बोला कि इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये कौन सा नेचर रहेगा? इंट्रा. अब इसका रीजन बताता हूं क्यों. तो उस केस में 20 लाख की जगह 40 लाख की लिमिट हो जाएगी. क्या बात समझ में आई? अभी मैं आपको रीड करवाऊंगा, आपको कुछ बेसिक्स दे रहा हूं. इसके सिवाय एक चीज का अंडरस्टैंडिंग लेंगे. एक एक्सप्लेनेशन आया सेक्शन नंबर 22 में. उसने क्या बोला? इफ अ पर्सन, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स बट alongside this supply he is earning some interest, मतलब he has given the service of extending loan deposit for which the consideration is represented by discount or an interest. In that case he still will be considered to be a person who is supplying exclusive supply of goods. सर ये बात हमारे समझ में नहीं आई. सुनो, अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है और उसके साथ साथ मेरी इंटरेस्ट की इनकम है, तो इंटरेस्ट की इनकम क्या होती है? वो है एग्जेम्प्ट सप्लाई. लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ क्या है? गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है. तो अगर ये नॉर्मली देखा जाए तो उस केस में द पर्सन इज प्रोवाइडिंग गुड्स प्लस सर्विस, लेकिन हम उसको मानेंगे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ही. क्यों? ताकि वो 40 लाख का लिमिट
40 लाख का जो बेनिफिट है हायर लिमिट का वो ले पाए। अगर इसको हम ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू नहीं बोलते तो इन दैट केस ही वुड हैव बीन कंसीडर्ड एज सप्लाइंग गुड्स प्लस सर्विस, और फिर वो 40 लाख का बेनिफिट नहीं ले पाता। क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि हर एक इंसान की सर एफडी होती है, हर एक इंसान इंटरेस्ट कमाता है, तो इसीलिए ये वाला बेनिफिट लाया गया। अब इसके साथ मैं आपको कुछ चीजें जो है वो स्टार्ट करवा रहा हूं। लेट्स सी न्यू चैप्टर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 30। कुछ बेसिक्स की रजिस्टर्ड पर्सन, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ये अब रजिस्ट्रेशन लेगा। जैसे ही एक पर्सन रजिस्ट्रेशन ले लेता है ही विल बी नोन एज ए रजिस्टर्ड पर्सन। वो आईटीसी ले पाएगा और आउटपुट टैक्स चार्ज कर पाएगा। आउटपुट टैक्स चार्ज करने के लिए सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। द रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड, द रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज। स्टेट वाइज मतलब जिस जिस स्टेट से फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई वो करने वाला है, तो फ्रॉम वेयर ही इज डूइंग टैक्सेबल सप्लाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एग्रीगेट टर्न ओवर 20 लाख के ऊपर चला गया लेकिन किसी स्टेट के अंदर मेरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो क्या उस केस के अंदर मुझे उस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज नो। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करके पूछी जाती है, अलग अलग लिमिट्स आ जाते हैं, अलग अलग स्टेट आ जाते हैं, तो प्लीज एंश्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाइल आई स्पीक। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है लेकिन अगर किसी स्टेट के अंदर मेरा टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो क्या मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन लूंगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर आप सेक्शन नंबर 22 देखोगे और उसकी वर्डिंग्स देखोगे तो आपको यहां पे उसका आंसर मिल जाएगा। नाउ रीड दिस, every supplier shall be liable to be registered under this act in state or UT other than special category states। वो मैं आपको बताऊंगा उसकी लिमिट क्या है। फ्रॉम वेयर मतलब जहां से आप सप्लाई करते हो, और वो भी कौन सा? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख रुपीज। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड प्लस लायबल टू बी रजिस्टर्ड। बट रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? हु इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। ये सेक्शंस है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 22 वाली बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यू कैन रीड इट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हिच सेज दैट इफ अ पर्सन इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस he is providing the service of extending deposits loans against consideration of interest discount, then in that case he still will be considered as person engaged exclusively in supply of goods। नॉर्मली वो गुड्स प्लस सर्विस कर रहा है लेकिन सर्विस को इग्नोर कर दिया जाएगा, मान लेंगे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्यों? क्योंकि सर वो 40 लाख रुपए के बेनिफिट लेने वाला है जो हायर लिमिट एग्जिस्ट करती है गुड्स के लिए। नाउ मैंने क्या बोला आपको 20 लाख का चेक करना है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन अ स्टेट में पहले भी समझा चुका हूं। एग्रीगेट टर्नओवर यूज किया जाता है टू डिसाइड अबाउट द थ्रेशोल्ड्स कि क्या उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है, क्या वो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन जब भी टैक्स की कैलकुलेशंस होती है, फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिशन का परसेंटेज लगता है, वो सारी बातें आपको किसके ऊपर लगानी होती है? टर्नओवर इन अ स्टेट। वही बात मैंने यहां पे रिपीट करी है। ओके, एक दो बातें समझ लो जरा। जॉब वर्क के रिस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये गुड्स है, ठीक है, ये मेरे पास गुड्स है और ये मैंने जॉब वर्कर के प्रेमाइसिस में भिजवाया है कुछ काम करवाने के लिए, और उसके बाद अगर मैं बोल देता हूं कि वहीं से सप्लाई करवा दो, वहीं से सप्लाई करवा दो, मतलब मैंने अपने बायर को बोल दिया कि जॉब वर्कर के प्रेमाइसिस से तू गुड्स खरीद ले, मतलब डायरेक्ट गुड्स वहीं से पिक कर ले, तो सप्लायर कौन है इस केस में, मैं या जॉब वर्कर? सर ऑब्वियसली मैं। तो in this case the turnover of such goods which are supplied directly from the job worker's premises will be included in the turnover of the principal, that is the main supplier, not the job worker। job worker की जो turnover है वो तो उतनी है जितने उसके सर्विस चार्जेस है। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो जॉब वर्कर, अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, ये एक अलग बात बताई जा रही है, ये हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं, मैं आपको जस्ट इसका हिंट देके छोड़ रहा हूं अभी, कि अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है और अगर आपको उसके प्रीमाइसिस से सप्लाई करवानी है बिना अपने पास गुड्स मंगवाए, देन इन दैट केस द जॉब वर्कर प्रीमाइसिस नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रिंसिपल, क्योंकि आप वहां से सप्लाई करने वाले हो। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहीं से डायरेक्टली आप प्रीमाइसिस, उसके प्रीमाइसिस के थ्रू सप्लाई करवा दो, एंड दैट वुड बी ट्रीटेड एज गुड सप्लाई बाय द प्रिंसिपल एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द प्रिंसिपल, नॉट द जॉब वर्कर। चलो अब सर थ्रेशोल्ड की जरा बातें कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड आपका मैंने आपको बताया दैट इज 20 लाख, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 आया, उसने बोला कि इफ समवन इज एंगेज्ड in exclusive intrastate supply of goods then that limit is 40 lakhs। इसके सिवाय स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की कहानी जरा ढंग से समझ लो, इसके ऊपर भी क्वेरी आता है। देखो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, as per the constitution there are 11 special category states, but
फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन देयर आर ओनली 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सिर्फ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ने बोला है कि हमारे यहां के अंदर हम 20 लाख की लिमिट नहीं, हमारे इसमें 10 लाख की लिमिट लगेगी। बचे हुए जो स्टेट्स है 11-4 उन्होंने क्या बोला है कि हमारे यहां पे 20 लाख की ही लिमिट रहने दो। तो वो 4 स्टेट्स आपको लर्न करने, उसका शॉर्ट फॉर्म है MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इनके केस में 10 लाख की लिमिट है। तो मैंने अभी आपको कौन कौन सी लिमिट बताई, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख। 20 लाख नॉर्मल है जो सर्विसेज के केस में भी लगता है और गुड्स के केस में भी लगता है, अगर नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं लगा तो। 10 लाख MMNT के केस में लगता है और 40 लाख नोटिफिकेशन नंबर 10 2019। अब एक काम करते हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने क्या बोला देखो, अ पर्सन हु इज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, इन दैट केस उसके जो टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड है दैट विल बी 40 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ 20 लाख। अब सर आपने बोलते वक्त इंट्रा क्यों बोला, वो मैं आपको भी बताऊंगा, 2 मिनट रुको। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू द 40 लाख लिमिट मतलब आपको नॉर्मल लिमिट लगेगा दैट इज 20 लाख। तो इसके अंदर 4 हेडिंग आने वाली है। फर्स्ट, persons who are required to take compulsory registration under section number 24। सेक्शन नंबर 24 में कुछ क्लॉजेस आते हैं जो बोलते हैं कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपको सेक्शन 24 के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो हम यहां पे आपको 40 लाख का बेनिफिट क्यों दे भाई? हम यहां पे हम आपको 40 लाख का बेनिफिट देंगे, वहां पे तुम्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे 1 रुपए का भी सप्लाई करो, तो फिर 40 लाख की हम लिमिट की बात क्यों करें? बल्कि इस केस में तो 20 लाख की भी बात नहीं होगी, बिकॉज यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड वन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन नंबर 24 इज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, सर्विसेज का नहीं, गुड्स का, उसके बारे में और पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट, पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ, ये अब आपको लिस्ट अच्छे से 2 बार रीड करनी है। इसमें से कोई भी अगर सप्लाई हो तो आपको 40 लाख का नहीं, आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। देखो क्या क्या, आइसक्रीम, एडिबल आइस वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट। अब ये थोड़ा सा इंडस्ट्री के हिसाब से बनाया गया है, हमें इतना अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसा ही लर्न करना, एडिबल आइस चाहे कोकोआ हो या ना हो। पान मसाला, टोबैको वगैरह, टोबैको के सब्स्टिट्यूट्स। फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रेक, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये सब कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये 2 आपको क्लियर है। सी, अब सी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये जो कंफ्यूजन है आपको इस वाले टेबल से ही क्लियर होने वाला है। तो एक बार सिर्फ आप इसका एक बेसिक रीडिंग ले लो। इसके अंदर कुछ बात करी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा स्टेट सप्लाई इन सर्टन स्टेट्स। अब यहां पे क्वेरी आ जाता है कि सर यहां पे इंट्रा क्यों लिखा है, इंटर क्यों नहीं? अरे अगर इंटर होगा तो वैसे भी वो यहां पे कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 24 में, इसीलिए यहां पे इंट्रा बोला है। और उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेट्स की बात करी है, वो स्टेट्स की बात मैं आपको भी क्लैरिफाई करवाऊंगा, मुझे 1 मिनट का समय दो। लास्ट, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। अरे जब तुम वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेने आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ी ना 40 लाख की बेनिफिट का 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। आप तो खुद ही रजिस्ट्रेशन लेने आए हो, तो आपके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं लग रही है, बिकॉज यू हैव गॉन फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन रिगार्डलेस ऑफ योर टर्नओवर, तो आपके ऊपर कोई 40 लाख का लिमिट नहीं लगेगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 ने आके क्या बोला कि अगर कोई एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर एंगेज्ड है तो उसके लिए 40 लाख का लिमिट लग जाएगा इंस्टेड ऑफ सेक्शन नंबर 22 का 20 लाख। लेकिन उसकी 4 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो भला आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 40 लाख का बेनिफिट का क्या फायदा लोगे? मिलेगा ही नहीं। सेकंड, सर्टेन स्पेसिफिक सप्लाईज जैसे पान मसाला हो गया, आपका एडिबल आइस हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लाई ऐश, ब्रिक, सिलिसियर अर्थ, मटेरियल, टाइल, ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। सी वाली बात 1 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ो, मैं आपको भी करवाऊंगा, वो 2 मिनट के लिए रुको। और फोर्थ, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। कहानी क्लियर हो रही है? अभी तक अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर रजिस्ट्रेशन की कितनी लिमिट है, 3 लिमिट एग्जिस्ट करती है, 20, 10 और 40। 20, 10 और 40। 20 है सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से, दैट इज द नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल केस में अप्लाई करती है। नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 आके गुड्स के केस में एक 40 लाख की लिमिट देता है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बट हमारे रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए सिर्फ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से मेरे साथ लर्न करेंगे सारे बच्चे। MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन चारों के केस में 10 लाख की लिमिट लग जाएगी, 10 लाख की। अब सर ये क्लैरिफाई करो क्योंकि यहां पे बहुत सारे क्वेरीज आने वाली है अगर आपने ढंग से नहीं सुना तो। अभी तक पास्ट में जो आपने याद किया उसको भूल जाओ, पहले रिवीजन से पहले जो आपके दिमाग में उसको भूल जाओ, मैं आपको पूरा भी क्लैरिफाई करवाता हूं। देखो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है, ये आपके दिमाग में बिठा लो। रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए 4 है,
बचे हुए सारे नॉर्मल स्टेट्स हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब नॉर्मल स्टेट्स हैं। अब ध्यान से सुनना, आपके सामने 3 हेडिंग है, ये 3 हेडिंग्स आपको लर्न करनी है। फर्स्ट क्या है, 10 लाख की लिमिट, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेस हो। 10 लाख की लिमिट वही 4 स्टेट्स के अंदर लगेंगी, MMNT। इसके अंदर आई डोंट थिंक कोई क्वेरी रहना चाहिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 20 लाख लिमिट फॉर गुड्स सर्विसेज, मतलब 40 लाख का बेनिफिट हम आपसे छीन लेंगे। पता है कौन कौन से स्टेट्स के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 को लर्न करने का एक आपके पास छोटा सा एक्रोनिम कह लो, तरीका देख लो कि उत्तराखंड की स्टैंप। उत्तराखंड की स्टैंप आपको ये कीवर्ड लर्न करना है, कोड वर्ड लर्न करना है। देखो STAMP, और ये उत्तराखंड, ये मेरे क्लास के बच्चे ने मुझे बताया था, आई लाइक इट, तो मैंने ये वाला कोड वर्ड आपके लिए भी रखा है, स्टैम्प उत्तराखंड। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 2 सर आपने अलग से मार्क क्यों किए? क्योंकि ये पेपर में हाईली टेस्टेबल है। इसका रीजन सुन लो, ये जो आपके 2 स्टेट्स है, पुडुचेरी और तेलंगाना, ये दोनों स्टेट्स आपके स्पेशल कैटेगरी नहीं है, लेकिन स्टिल इनको 40 लाख का बेनिफिट नहीं दिया। अब यहां पे बच्चों को क्वेरी आता है, सर क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया? बेटा जी वो हमारा काम नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन how the GST Council analyzes and assigns the limits on the basis of the requirements of the state, on the basis of the population, on the basis of the volume of the business in that particular state. So for us we have to learn 2 specific states, that is पुडुचेरी, तेलंगाना। मतलब लर्न तो सारे करना है, लेकिन ये दोनों आपको स्पेशली लर्न करते हुए चलना है, क्योंकि ये सारे जो है थोड़ा सा ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते ही है। ठीक है, इसके सिवाय जम्मू, असम, हिमाचल, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन इनको 40 लाख का बेनिफिट दिया है। तो इसका छोटा सा लर्निंग जैम, और बचे हुए सारे स्टेट्स के केस में ये थर्ड वाला हेडिंग लग जाएगा, जो कहता है कि नॉर्मल 20 लाख और गुड्स के केस में जो नोटिफिकेशन का बेनिफिट है वो 40 लाख आप ले लेना। ठीक है, तो ये जैम और बचे हुए सारे स्टेट्स, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वो सारे स्टेट्स। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, इसके अंदर एक और चीज समझा रहा हूं। 11 टोटल है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो आपके सामने मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस 11 में से ये 4 तो MMNT वाले हैं। इसने तो 20 लाख की भी लिमिट नहीं ली, तो ये 40 लाख की कहां से लेंगे? तो ये तो आपके 10 लाख की लिमिट है, चाहे गुड्स है, चाहे सर्विस है, चाहे गुड्स प्लस सर्विस है। ओके, इनको छोड़ के जो ये वाले अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, या फिर आप लर्न कर सकते हो कि MMNT और जैम को छोड़ के जो 4 है वो यहां पे कवर कर लिए जाएंगे, जिसको हम 20 लाख की लिमिट देने वाले। 10 लाख की नहीं है, पर 20 लाख की देंगे। यहां पे हम 40 लाख का फायदा नहीं देंगे। ओके, इनके साथ आपको ये दोनों स्पेशली लर्न करना है, क्योंकि ये 2 स्पेशल कैटेगरी नहीं है, लेकिन स्टिल इनको 40 लाख का फायदा नहीं दिया। लर्न करो मेरे साथ, आंखें बंद करो, पुडुचेरी और तेलंगाना। और वो 11 स्टेट्स में से जो 3 है जैम, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, असम और हिमाचल, इनको नॉर्मल 20 लाख और बेनिफिट दिया 40 लाख वाले का भी नोटिफिकेशन का। ठीक है, एंड देन बैलेंस ऑल स्टेट्स आर हियर। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको यहां पे कहीं पे भी कोई क्वेरी आएगी, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स करवाना चाहता हूं। ठीक है, इन एग्जांपल्स को हम अलग तरीके से करेंगे। मैंने इसका हैंड रिटन बच्चों को करवाया था क्लास में, तो मैं आपको भी वही वाला करवाना चाहता हूं। ठीक है सर, करवाओ। 1 मिनट। ये देखो, एग्जाम्पल्स के फ्लोचार्ट मैंने बताए थे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, तो फ्लोचार्ट से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असम इज द स्टेट। ठीक है, अब असम के रिस्पेक्ट में 40 लाख की लिमिट लगने वाली है। ओके, इंट्रा अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, लेट्स से मैं इंट्रा सप्लाई कर रहा हूं। सर ये बार बार आप इंट्रा क्यों बोल रहे हो? बच्चों जी प्लीज ध्यान से सुनो, अगर मैं इंटर करता हूं तो मैं सेक्शन नंबर 24 में कवर हो जाऊंगा, तो वो भी वन ऑफ द एक्सेप्शन है 40 लाख का। ठीक है, अगर मैं इंट्रा कर रहा हूं और शूज का कर रहा हूं, मतलब ये पान मसाला वगैरह नहीं है, और अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि मेरे इस केस में लिमिट जो रहेगा वो 40 लाख। कंक्लूजन इज नो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं इंट्रा कर रहा हूं पान मसाला का, तो सर ये पान मसाला वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच वाज एन एक्सेप्शन टू नोटिफिकेशन नंबर 10 2019। तो अब इस केस में लिमिट कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मल वाली 20 लाख, और क्योंकि टर्नओवर 22 लाख 20 लाख के ऊपर है, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। सर अगर ये केस होता गुड्स का नहीं, अगर ये सर्विसेज का केस होता, तो सर्विस के केस में तो भैया नॉर्मल 20 लाख की लिमिट है, सिर्फ एक एक्सेप्शन बनता है एमएमएनटी स्टेट्स के लिए। तो इस केस में लिमिट 20 लाख, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, और गुड्स प्लस सर्विस हो तब भी 20 लाख की लिमिट है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। नोटिफिकेशन का फायदा सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर मिलता है। ठीक है, एग्जांपल तेलंगाना। अब पुडुचेरी और तेलंगाना सुनते दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये स्टेट नॉर्मल है, लेकिन ये 20 लाख की लिमिट लेता है, 40 लाख वाली नहीं लेता। इंट्रा, शूज,
20 लाख के ऊपर है 22 लाख, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। गुड्स प्लस सर्विस हो या फिर सर्विस हो तो नॉर्मल 20 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। मणिपुर स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट याद है, तो इंट्रा पेपर बट स्टिल बिकॉज इट्स अ स्पेशल स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर इस केस में 12 लाख, मोर देन द लिमिट ऑफ 10 लाख, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस फर्क नहीं पड़ता सर, अब चाहे कुछ भी हो आपकी 10 लाख की लिमिट लगने वाली है। सी एमएमएनटी स्टेट्स में फर्क ही नहीं पड़ता, गुड्स है सर्विस है, गुड्स प्लस सर्विस है, क्योंकि 10 लाख की लिमिट लगने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट असम प्लस त्रिपुरा। अब ये एग्जांपल 8 और 9 थोड़े इंपॉर्टेंट है। असम प्लस त्रिपुरा मतलब एक नॉर्मल जो 40 लाख को लेता है, 20 लाख को लेता है, और एक 10 लाख वाले को। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरा वन ऑफ द ये दो स्टेट से अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं और वन ऑफ द स्टेट्स मेरा एमएमएनटी वाला है, तो मेरे लिए लिमिट 10 लाख की हो जाएगी। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर गया तो मुझे दोनों स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व फ्रॉम विच आई एम मेकिंग अ सप्लाई इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं इंट्रा सेल कर रहा हूं, गारमेंट्स का कर रहा हूं, और एग्रीगेट टर्नओवर अगर असम का 28 लाख है, त्रिपुरा का 11 लाख है, पर लिमिट तो मेरे को 10 लाख की चेक करनी थी, एंड 28 प्लस 11 इज क्लियरली मोर देन द लिमिट, हेंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन बोथ द स्टेट्स। अब नेक्स्ट वाला बहुत ही मजेदार एग्जांपल है सर, समझ में आया तो और मजा आएगा। मैं दो जगह से सप्लाई कर रहा हूं, महाराष्ट्र और नागालैंड से। महाराष्ट्र से मैं गारमेंट्स का सप्लाई कर रहा हूं, और भी एक्सक्लूसिव इन महाराष्ट्र, एक्सक्लूसिवली इंट्रा ओनली एंड ओनली गुड्स वर्थ ₹34 लाख। और नागालैंड से मैं कर रहा हूं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अब सर आपने बताया था कि अगर वन ऑफ द स्टेट्स आपका एमएमएनटी वाला है, जो कि इस केस में है, तो वो 10 लाख हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मैं उसके आगे एक बात क्वालिफाई करने वाला हूं। इस केस में लिमिट क्या होनी चाहिए थी? नॉर्मल मैंने आपको जितना पढ़ाया उसके हिसाब से 10 लाख। लेकिन सर सुनो, लॉ ने क्या बोला, अगर आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, मतलब एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो आप उस केस में 10 लाख की लिमिट मत लगाओ, आप नॉर्मल वाली लगाओ, मतलब 20 और 40 एज द केस में भी। सर ऐसा क्यों बोला, हमें लॉजिक बताओ, हमें रटना नहीं है। सुनो, अगर मैं यहां पे 10 लाख की लिमिट लगा देता हूं और मैं बोलूंगा कि ठीक है, फिर नागालैंड में मुझे शायद रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नागालैंड से तो मेरा जीएसटी का कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, ये तो जीएसटी के अंदर है ही नहीं। तो फिर मैं नागालैंड के अंदर रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूंगा, और फिर आप मुझे 10 लाख की लिमिट क्यों लगाओगे? तो बेटा जी, अगर मेरा वन ऑफ द स्टेट्स है एमएमएनटी, तो 10 लाख की लिमिट लगेगी। लेकिन अगर उस एमएमएनटी स्टेट में से मैं एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे 10 लाख की लिमिट नहीं, फिर मेरे को नॉर्मल दो 20 और 40। अब इस केस में महाराष्ट्र से गुड्स एक्सक्लूसिव हो रहा है, तो 40 वाला मुझे नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 का बेनिफिट दे देना। ठीक है, तो अब इस केस में मेरे को लिमिट 40 लाख की लगेगी। और सुनो, मैं इस केस में 40 लाख के ऊपर मुझे क्या चेक करना है? मुझे एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में आपको 8 लाख को लेना पड़ेगा। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, करंट केस में ये एमएमएनटी का स्टेट था, लेकिन यहां से मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो 10 लाख की लिमिट मेरे ऊपर नहीं लगी, मेरे ऊपर लिमिट लगी 40 लाख। 40 लाख के ऊपर क्या जाना चाहिए? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? ऑल द सप्लाईज। तो उसके अंदर तो 8 लाख भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 34 प्लस 8 विल बी 42 विच इज मोर देन 40। तो मेरा थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गया। अब रजिस्ट्रेशन कहां लूंगा? महाराष्ट्र में लूंगा या नागालैंड में भी लूंगा? अरे सर, नागालैंड में क्यों लोगे? मैं वहां पे जीएसटी का सप्लाई नहीं कर रहा, कुछ नॉन टैक्सेबल है, तो मैं नागालैंड में नहीं लूंगा, मैं महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन लूंगा। इस छोटे से एग्जांपल ने बहुत सारी बातें आपको सिखाई है। एंश्योर इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, अदरवाइज रिवाइंड करो और दोबारा देखो। ठीक, चलो सर, अब हमें थोड़ा समझ में आना लग गया है। आई एम रियली होपिंग दैट। ठीक है, आगे देख लेते कुछ पॉइंट्स हमारे। मैंने आपको नोटिफिकेशन 10 2019 अच्छे से करवा दी है। 22 आपका हो गया है। 24 से पहले मेरे को देखने दो कि कोई और बातें तो नहीं रहती ना आपकी। ये सब हो गया है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी, मैं रीड करवा रहा हूं फिर से। इफ अ कंपनी हैज वन ब्रांच इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बोले तो एमएमएनटी, देन लिमिट हो जाती है 10 लाख। अनलेस मतलब 10 लाख की लिमिट नहीं होगी और 20 और 40 की लग जाएगी व्हेन इट इज एन एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस केस में फिर लिमिट आपकी 40 या 20 लग जाएगी। इसके ऊपर अभी हमने एग्जांपल नंबर 9 किया। चलो आगे बढ़ो। नोटिफिकेशन 10 2019 मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, आप यहां से इग्नोर कर सकते हो। ये वाले एग्जांपल्स और पॉइंट्स मैंने आपको सारे एग्जांपल्स के थ्रू करवा दिए, प्लीज डोंट वरी, यहां से आपको कुछ देखने की अब जरूरत नहीं है।
अच्छा, अब एक स्पेसिफिक उन्होंने बात बोली, ये आपका एक क्लैरिफिकेशन का एक नोट दिया हुआ है मटेरियल में, तो ओके ओके है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है तो लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से होनी चाहिए? नए वाले पर्सन के लिए। देखो, अगर एक बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू सक्सेशन, डेथ और एनी अदर रीजन, एंड इफ दिस ट्रांसफर इज टू अनदर पर्सन एज गोइंग कंसर्न, तो पैन वगैरह इसके अंदर चेंज हो सकता है, तो आपको नए पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, क्या इस ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी लगता है? आंसर इज नो, क्योंकि दिस इज एग्जेम्प्टेड, हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था। ट्रांसफरी इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन से ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आगे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट अगर ये कंपनीज का केस है तो कंपनीज के केस में क्या होता है? सैंक्शन मिलता है ट्रिब्यूनल के द्वारा या जो भी अथॉरिटी कोर्ट वगैरह है उसके द्वारा। इन दैट केस ट्रांसफरी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इशूज अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और एनसीएलटी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरी इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बट इफ इट इज अ केस ऑफ कंपनी जिसके अंदर अप्रूवल मिलता है स्कीम का, ट्रांसफर स्कीम का थ्रू हाई कोर्ट और एनसीएलटी, उस केस में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कब से आ जाती है? फ्रॉम द डेट आरओसी इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच स्कीम। तो नई कंपनी को जब सीओआई मिल जाएगा उस दिन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। बस ये आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ना था, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का सिंपल मतलब कि आपको 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख की लिमिट कहीं पे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको 1 रुपया के ऊपर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। 1 रुपया का भी अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, जीएसटी लगाना मैंडेटरी है। बट अभी क्या बोला मैंने? गुड्स और सर्विसेज दोनों, लेकिन बाद में जाके लॉ ने एक नोटिफिकेशन दिया कि सर्विस के केस में आपको अभी भी थ्रेशोल्ड मिलेगा। तो अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं तो स्टिल आई हैव टू चेक द लिमिट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख इन केस ऑफ एमएमएनटी। बट अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो 1 रुपया का भी करने पे मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं इस सेक्शन 24 को 23 के साथ लिंक करते हुए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप सीटीपी हो, सीटीपी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं और मेरे को मुंबई में एग्जीबिशन में जाके सप्लाई करना है, तो वहां पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा। महाराष्ट्र जीएसटी रेजिम के लिए मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं। कैजुअल मतलब 2-4 दिन का एग्जीबिशन के लिए आया हूं, उतना ही मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा, तो ये सीटीपी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जब रजिस्ट्रेशन सप्लाई करता है उसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ही कैन नॉट से कि मैं तो 10 रुपए का ही सप्लाई कर रहा हूं, मैं 20 लाख का नहीं कर रहा। नहीं भाई, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो 1 रुपया का भी सप्लाई के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन होती है अगर वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो मैं आपको 23 में बताऊंगा। नेक्स्ट, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड। मैं हूं एक बिजनेस और सपोज मैंने जीटीए का सर्विस लिया जिसके ऊपर मुझे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है, तो आई हैव टू गो फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन नंबर 24। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ये सीटीपी की तरह ही होते हैं, बस ये बाहर के लोग होते हैं। मिस्टर एडवर्ड, मिस्टर फलाना, मिस्टर फिलिप बाहर से आके इंडिया में एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे 3 दिन के लिए, उनको हम 20 लाख 10 लाख का फायदा नहीं देंगे। दे हैव टू गो फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ई कॉमर्स के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि ई कॉमर्स अलग जगह बिखरा हुआ है। कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन की बात है, कहीं पे कोई टीसीएस की बात है, कहीं पे नोटिफाइड सप्लाईज अंडर 9 सबसेक्शन 5 है। उन सबको एक साथ ही मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा, तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, टीडीएस डिडक्टर। टीडीएस डिडक्टर कौन होते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो अगर आप टीडीएस डिडक्शन के अंदर आ रहे हो तो आपको एज अ टीडीएस डिडक्टर एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। आपका उस केस में कोई टर्नओवर वगैरह नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स एज एन एजेंट और अदरवाइज। एक है मिस्टर राम, मैं मिस्टर राम के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा हूं, कौन सी? टैक्सेबल, और वो खुद कौन है? वो भी टैक्सेबल पर्सन है, मतलब रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके सिवा एक और चीज का ध्यान रखना, वो जो 20 लाख 10 लाख का आपको टर्नओवर देखना होता है, वो सप्लाईज चाहे आप कर रहे हो चाहे आपका एजेंट कर रहा है, सारा इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। सो चाहे आप कर रहे हो या आपका एजेंट कर रहा है, और एजेंट चाहे ऑन ओन अकाउंट कर रहा हो या ऑन योर बिहाफ कर रहा हो, मतलब इनवॉइस टेस्ट को नहीं देखना है। अगर आपका एजेंट सप्लाई कर रहा है आपके बिहाफ पे तो वो आपके ही 20 लाख के अंदर काउंट किया जाएगा।
ओके प्लस ये जो पर्सन सप्लाई कर रहा है आपके बिहाफ पे उसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इसके अंदर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, ये बात हमने तब भी पढ़ी थी। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग ओइडा सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया, एनी पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर्सन को इंडिया में आके एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब सर ऐसा क्यों लिखा अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन? क्योंकि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन इस केस में आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर देगा और उस वाले पर्सन को यहां पे आके मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 95 ईसीओ अलग से पढ़ेंगे। इसके सिवाय इन सेक्शन 24 के सिवाय एक पर्टिकुलर केस नया ऐड करा गया है कि इफ अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज प्रोवाइडिंग एनी ऑनलाइन गेमिंग मनी टू अ पर्सन इन इंडिया, दैट पर्सन हैज टू कम एंड टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। हालांकि इस केस में सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन लेना होता है, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना होता है, स्टेट वाइज अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक स्टेट से सप्लाई नहीं कर रहा, वो तो बाहर से कर रहा है। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स। इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से करना, मैं आपको अमेंडमेंट सारी साथ साथ करवा रहा हूं। चलो, अब आपका सेक्शन 24 हो गया है। ये वाले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे टू नोट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 24, ये हमने कवर कर लिए। एक बात बस सुन लो, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, वो भी गुड्स के केस में, सर्विस के केस में नहीं। इंटर स्टेट परचेज से कोई लिंक नहीं है सेक्शन 24 का। अगर मैं इंटर स्टेट परचेज करता हूं किसी और से, इसका सेक्शन 24 से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये उस सप्लायर के लिए, उस सप्लायर के रिस्पेक्ट में वो इशू बनेगा। मैं अगर रेसिपिएंट हूं, मैं परचेजर हूं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग फॉर इंटरस्टेट परचेज, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, इंटरस्टेट सप्लाई के रिस्पेक्ट में वो। चलो, अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 23। 22 हमने क्या कवर किया? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 के अलग अलग केसेस क्या किए? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 इज कवर्ड इन 2 सबसेक्शंस, 23 सबसेक्शन 1 जिसके अंदर 2 बातें आएंगी, और 23 सबसेक्शन 2 नोटिफाइड, उसके अंदर 5 चीजें नोटिफाई करी गई है, जिसका लिंक हमने 24 के साथ ऑलरेडी देख लिया, लेकिन हम दोबारा देखेंगे। आओ, सेक्शन 23 पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी टर्नओवर कुछ भी हो, क्या हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, इफ यू आर एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट और नॉट लायबल टू टैक्स सर्विस। अगर मैं एक सर्विस दे रहा हूं हेल्थ केयर की, और मेरा पूरा का पूरा वो हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो फिर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके करूंगा क्या? चाहे मैं 1 करोड़ का सप्लाई करूं, माना 20 लाख 10 लाख के ऊपर में चला गया, वॉट एवर इट इज, लेकिन मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके करूं क्या? क्योंकि मेरा एक्सक्लूसिव मतलब 100% मेरा वो सप्लाई है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो आई डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट इफ ही इज सप्लाइंग सम काइंड ऑफ प्रोड्यूस out of cultivation of land, in that case he doesn't have to get under GST registration। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, इसका वो जो सप्लाई रहेगा ना, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही रहेगा, वो एग्जेम्प्ट भी रहेगा। तो दोनों तरीकों से लॉजिक से आप समझ सकते हो कि हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि भाई तू रजिस्ट्रेशन ना ले। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चरिस्ट को अलग से डिफाइन करा गया है। इसके अंदर कौन कौन आ सकता है? सिर्फ एक इंडिविजुअल आ सकता है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ सकती है। ये लोग क्या करते हैं? ये लैंड कल्टीवेशन के ऊपर काम करते हैं, या तो खुद का लेबर होता है, या तो ये पेड लेबर लगा सकते हैं। लेकिन अगर पेड लेबर लगा रहे हैं तो उस केस में पर्सनल सुपरविजन चाहिए। पर्सनल सुपरविजन किसका? खुद का, मतलब उस एग्रीकल्चरिस्ट का या उसके खुद के फैमिली का। और यहां पर भी वो लेबर कौन कर रहा है? खुद का लेबर, मतलब दैट पर्सन हिमसेल्फ और फैमिली। In short, we are trying to protect those people who are actually directly involved in farming। अगर ऐसा हुआ है कि भैया मेरी जमीन है 1 आध एकड़, वो मैंने फार्मिंग पे दे रखी है, मैंने बंदे लगा रखे हैं, मैं खुद कोई बाहर रहता हूँ, उस पर्टिकुलर लैंड के रिस्पेक्ट में मेरा कोई, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी पर्सनल सुपरविजन और कल्टीवेशन, मैं तो किसी और स्टेट में जाके रहता हूं, तो उस केस में मैं यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहलाऊंगा। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी भी कभी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकते। सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ जो कि एक्चुअली खेती बाड़ी कर रहा है या करवा भी रहा है तो पर्सनल सुपरविजन के अंडर करवा रहा है, हम उन्हीं को यहां पे एग्जाम करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके सिवाय सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 सीजी ने कुछ नोटिफाई करा है। अब ये ओवरराइडिंग वगैरह का जो लिंक है, ये रेगुलर क्लास के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं एनालिसिस करता हूं 22, 23 और 24 का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, रिवीजन के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। आओ, फर्स्ट, a person making only RCM taxable supplies, this is very I can say it is very logical। मैं जीटीए वाला बंदा हूं, मैं सर्विस देता हूं और उसके अंदर सारा RCM ही है, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूंगा?
सर पीछे अभी अभी तो पढ़ा था आरसीएम, वो सेक्शन 24 था कि अगर मुझे आरसीएम का सप्लाई मिल रहा है तो आई हैव टू गो फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये उल्टे साइड से बात कर रहा है कि जीटीए वाला अगर सप्लाई कर रहा है सर्विस जो कि आरसीएम के अंदर है, तो दैट पर्सन हैज टू गेट रजिस्टर्ड एंड आई एम कवर्ड अंडर 23 सबसेक्शन 2। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, गुड्स के केस में सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लगेगा, सर्विस के केस में हम आपको बेनिफिट दे देंगे लिमिट का 20 लाख एंड एमएमएनटी के केस में 10 लाख। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडमेड गुड्स, मतलब अगर आप ये हैंडमेड गुड्स और हैंडीक्राफ्ट जो कि नोटिफाइड होते हैं, नोटिफाइड की लिस्ट आपको लर्न नहीं करनी, मटेरियल में नीचे वाले फुट नोट्स के अंदर दे रखी है, बट यू कैन लीव दैट। तो इन केसेस के अंदर भी हम आपको लिमिट दे देंगे 20 लाख का और 10 लाख का, जबकि मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं। इन शॉर्ट, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में बेनिफिट मिल जाता है 20 लाख 10 लाख का। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बेनिफिट नहीं मिलता अनलेस इट इज अ केस ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर हैंडमेड गुड्स। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हमने अलग से सेक्शन 24 में पकड़ लिया था, लेकिन हमने उसको बोला कि सुन तू 24 के अंदर तो हमने तेरे को कवर कर लिया है, तुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तू जब एग्जीबिशन में जाता है, चाहे 2 दिन के लिए 2 रुपए की भी सेल क्यों ना करे, यू हैव टू गो फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। बट अगर तेरा वही वाला केस है जो ऊपर हमने दिया, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड गुड्स, तो हम आपको अभी भी लिमिट दे देंगे 20 लाख और 10 लाख की। एंड लास्ट, ये ईसीओ से लिंक्ड है, तो मैं अभी आपको ये ईसीओ वाला पोर्शन अभी मैं नहीं कर पा रहा। एज गुड एज सिंपल एज दैट। क्यों? मैं ईसीओ का एक स्पेशल लेक्चर अपलोड करने वाला हूं। 24, 23 टीसीएस प्रोविजंस, वो सब कुछ एक साथ कंबाइन करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, अब बस 2 बातें ध्यान रखनी है। ये जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स है, इसके रिस्पेक्ट में हम आपको बेनिफिट तो दे रहे हैं 20 लाख 10 लाख का, मतलब हम आपको 24 से बाहर कर रहे हैं और 23(2) के अंदर बेनिफिट दे रहे हैं 20 लाख 10 लाख का। उसकी 2 कंडीशन है। पॉइंट नंबर 1, आपके पास पैन होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 2, जहां जहां जरूरत लगेगी ईवे बिल की, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर रहा तो आपको ईवे बिल जरूर जनरेट करना है। अब सर ईवे बिल जनरेट कैसे होता है? वो पोर्टल पे जाके होता है, विदाउट जीएसटी भी हो सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है। बात समझ में आई? चलो एक छोटा सा ये कंक्लूजन, अगेन दिस इज लिंक टू ईसीओ, नॉट डायरेक्टली लिंक, थोड़ा बहुत इसके अंदर बाकी बातें भी, तो मैं आपको रीड करवा देता हूं, इसको दोबारा हम वहां पे कर लेंगे ईसीओ के साथ। इन शॉर्ट आई कैन से कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो इंट्रा कर रहे हो, चाहे वो इंटर कर रहे हो, चाहे वो ईसीओ के थ्रू कर रहे हो, ईसीओ वाली बात को भी आप पेंडिंग रखो, इन तीनों ही केसेस में उनको 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिलता है। गुड्स के केस में इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन हैंडमेड एंड हैंडीक्राफ्ट, उनको बेनिफिट नहीं मिलता, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बट सर्विस के केस में चाहे इंटर हो, चाहे इंट्रा हो, चाहे ईसी हो, सब केस में 20 लाख 10 लाख का बेनिफिट मिलता है। 10 लाख इन केस ऑफ एमएमएनटी। अब एक ही छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने करवाया नहीं। सर्विसेज बाय कमीशन एजेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यस, मुझे याद है, इसकी बात हमने एग्जामिनेशन में भी करी थी। तो देखो, आपको यहां पे एज एन एजेंट पहले क्या लगाना है? इनवॉइस का टेस्ट। अगर इनवॉइस इशू करा जा रहा है बाय ए, मतलब एजेंट के नाम पे इनवॉइस नहीं है, तो एजेंट और इसके बीच में कोई सप्लाई मानी जाएगी नहीं, शेड्यूल 1 वगैरह लगेगा ही नहीं। अगर ये इनवॉइस दिया जा रहा है बाय बी, इन दैट केस इनके बीच में जो है वो सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल नंबर 1, तो चाहे कंसिडरेशन ना हो, इसको डीम सप्लाई के केस में इंक्लूड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट की जब बात आती है तो वी विल स्टडी सेक्शन नंबर 24, इन विच हमने बात करी थी एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी कब? जब टैक्सेबल सप्लाई दिया जा रहा है बाय रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन अगर मैं कर रहा हूं तो आई हैव टू गो फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर 2 बातें आती है। पहला, क्या प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन रहेगा, और दूसरा, क्या सप्लाई टैक्सेबल रहेगा? सप्लाई टैक्सेबल रहेगा नहीं, क्योंकि एग्जेम्पशन चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेल परचेज करने के लिए जो कमीशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम जीएसटी। और सर ये पर्सन भी जनरली टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा, बिकॉज ही विल बी एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो जब ये कंडीशन ही मीट नहीं हुई तो मैं बोलूंगा एजेंट को भी यहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ आया तो ठीक, एक बार और सुन लेना, वरना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट में नोट क्या डाला है कि इस पर्टिकुलर क्लॉज को छोड़ के जो सेक्शन 24 का पॉइंट 7 किया हमने, दैट इज अ पर्सन हु इज सप्लाइंग ऑन who is providing taxable supply on behalf of a registered person, उसको छोड़ के अगर कोई सेक्शन 24 हिट कर जाता है इसके ऊपर, then he will go for mandatory registration। ठीक है, चलो सर, अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमें थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देखना है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी आई है, वो सारी कवर करनी है। लेट्स स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 25। कौन कौन से सेक्शन अभी तक हमने कर लिए? सेक्शन नंबर 22 which talks about liability for registration, section 23 which talks about
रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड इन सम केसेस 23(1) और 23(2) किया, और सेक्शन 24 वी टॉक्ड अबाउट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 25 के बारे में। इसकी कुछ बेसिक बातें पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो, व्हेनेवर अ पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जब भी उसकी लायबिलिटी आ जाएगी, मतलब उसका टर्नओवर लिमिट के ऊपर चला जाए, उसको विद इन 30 डेज जो है अप्लाई कर लेना है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो उसका डिफॉल्ट भी हो जाएगा, उसका आईटीसी भी चला जाएगा। सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए, भूल गए आईटीसी, याद है ना? यस। उसके बाद ये वाली चीज क्लियर है। अच्छा, इफ अ पर्सन इज सप्लाइंग फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो उसको इस केस में भी विद इन 30 डेज ऑफ द लायबिलिटी ही रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन कौन से स्टेट में? नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। ठीक है, ये आपको पता है। एंड एक आता है अपना सीटीपी वगैरह, सीटीपी और एनआरटीपी, इनको क्या करना पड़ता है? सी दीज आर स्पेशल पीपल, इनको 5 वर्किंग डेज इन एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है और मैं मुंबई में आके सप्लाई करना चाहता हूं, और एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 5th ऑफ जून को, तो मुझे 5 जून से 5 वर्किंग डेज एडवांस के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और मुझे एडवांस टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। मेरे को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक टीआरएन मिलता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसके थ्रू मुझे एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, काइंड ऑफ लाइक यू डू इन इनकम टैक्स। तो ये एडवांस टैक्स किसको करना पड़ता है? इनको। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन यस, उनकी रजिस्ट्रेशन कब होती है? 5 डेज इन एडवांस, 5 डेज एडवांस। ठीक है, ये बात कहां लिखी गई है? ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है। अब इसके सिवाय कुछ बातें समझ लो। द बेसिक फॉर्म, हालांकि रिटर्न्स और फॉर्म्स हम अलग से करने वाले हैं, बट साथ साथ भी अपने को करना है। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज्ड इज जीएसटी REG 01, जीएसटी REG 01, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है जिसके अंदर हमारा जीएसटी अलॉट किया जाता है, दैट इज जीएसटी REG 06। ये दोनों आपको बेसिक पता होने ही चाहिए। ओके, इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में बेसिक डिटेल्स आती है, नाम, पता, फोन नंबर, ओटीपी का वेरिफिकेशन। पार्ट बी में बिजनेस की डिटेल्स आती है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। 2 तरीके के प्लेस ऑफ बिजनेस आप सुनोगे, एक होता है पीपीओबी, एक होता है एपीओबी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपका मेन ऑफिस, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वेयर हाउस है, या आपका जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, वहां से सप्लाई करना चाहते हो, वो सारा आता है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, बाकी 22 में हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि फोकस कहां रहेगा? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। जिस स्टेट से, फ्रॉम द स्टेट आप सप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इट इज पैन बेस्ड, इट इज पैन बेस्ड। तो कल को अगर आपका पैन चेंज हो गया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट वोंट बी अ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसको अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है, पार्ट नंबर 1 होता है और पार्ट नंबर 2 होता है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपके बुक में दिया गया है। पार्ट नंबर 1 एक बेसिक लेवल पे बात करता है कि आपको ओटीपी वगैरह के थ्रू वो फॉर्म फिल करना है। मेन आपका पार्ट नंबर 2 है कि सर हमारी एप्लीकेशन जाने के बाद डिपार्टमेंट को क्या टाइम दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, किस किस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वो सारी बातें। तो मैं आपको पहले वो पार्ट नंबर 2 की डिपार्टमेंट कैसे रिएक्ट करेगा ये आपको बताना चाहूंगा, और बहुत इजी है, फटाफट से इसको कवर कर लेते। देखो, जब आपने पूरा एप्लीकेशन वगैरह दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के दिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, आपने एड्रेस प्रूफ दे दिया, रेंटल अगर यूनिट है तो आपने रेंट का एग्रीमेंट दे दिया। जिन्होंने भी जीएसटी के अंदर काम किया, दे मस्ट बी नोइंग दीस काइंड ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स। नहीं किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, अब इसके ऊपर 3 केस बनेंगे, 3 एरोस बनेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही है, आपकी पीडीएफ फाइल सारी विजिबल है, एवरीथिंग इज ओके, इन दैट केस आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जीएसटी 06 मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हो। आधार की कहानी जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखो, आधार के रिस्पेक्ट में जो रूल आया था, रूल नंबर 10B, ये 1 जनवरी 2022 से आया था। 1 जनवरी या जुलाई, जनवरी 22 से। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ता है? आधार ऑथेंटिकेशन अब मैंडेटरी है। हर जगह आधार चाहिए होता है भैया, आधार इसमें भी जरूरी है। और ये न्यू रजिस्ट्रेंट के लिए भी है, और जब 2022 में आया तो उस टाइम एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे उनके लिए भी मैंडेटरी था। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे, इफ नॉट, देन आपका साइट वेरिफिकेशन पक्का होने वाला है। साइट वेरिफिकेशन आपका पक्का होने वाला है, और उस केस में डिपार्टमेंट आपको विद इन 7 वर्किंग डेज रिप्लाई नहीं करेगा, बल्कि 30 डेज लेगा। अभी वो फॉर्म भी आपको करवाऊंगा। उसके बाद 10B के बारे में कुछ बातें हम और करेंगे। एक बार हम ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते, आ जाओ। ओके, 7 वर्किंग डेज कब? व्हेन द एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट्स हिज आधार ऑथेंटिकेशन। तो जब मैं फॉर्म भर रहा हूं उसी टाइम आधार ऑथेंटिकेट कर दूंगा, डॉक्यूमेंट सारे सही है, फॉर्म एकदम बराबर है सर, तो 7 वर्किंग डेज में मुझे इसका जो है जीएसटी 06 मिल जाएगा। अब 3 केसेस के अंदर ये 7 की जगह 30 डेज हो जाएगा।
बोलते वक्त शब्द थोड़ा अपने को ध्यान से यूज करने, बिकॉज प्रैक्टिकल इंपैक्ट बदल जाता है। 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज और यहां पे 30 डेज। अब सर ये कब होएगा? देखो मेन एरो दोनों साइड से यस आ रहा है, मतलब माय एप्लीकेशन इज कंप्लीट, माय डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टिल व्हाई 7 वर्किंग डेज नहीं एंड व्हाई 30 डेज? इन 3 केसेस के अंदर, वो की 3 केस क्या है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया, या फिर पीओ को लगता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, मे बी वॉट एवर रीजंस ही मे हैव, ही कैन गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। इन दैट केस आपको विद इन 7 वर्किंग डेज नहीं दिया जाएगा, 30 दिन का समय लिया जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है। इसके सिवाय आपको एक चीज समझनी है, इंडिया में पायलट बेसिस पे, पायलट मतलब टेस्टिंग बेसिस पे, पुडुचेरी और गुजरात के अंदर एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ सिस्टम चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स एंड रिस्क असेसमेंट। तो जिसका नाम सिस्टम के अंदर आ जाता है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दिस पर्सन हैज फाइल्ड, अगर सिस्टम के अंदर आ गया कि इसका आधार का बायोमेट्रिक मतलब पर्सन को बुलाओ और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाओ, रिस्क हाई रिस्क बनता है ये, तो उस केस में उनको यहां पे आके दे हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, एंड उस केस में भी ये 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि 30 दिन के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये आपको जितना बताया उतना ही समझना है। ठीक है, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, जिसके ऊपर साइट वेरिफिकेशन किया जाएगा, वहां पे आधार बायोमेट्रिक लिया जाएगा। ओके, चलो अब ये दोनों यस तो क्लियर हो गए। अब ये आ गया नो, मतलब अगर एप्लीकेशन में कुछ डाउट है, फाइल करप्ट हो गई है, रेंट एग्रीमेंट आपने दिया नहीं है, ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ, देन ही विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन आस्क करने की टाइम लिमिट सेम है डिपेंडिंग ये वाले केस कौन से, तो 7 और 30 डेज के अंदर अंदर वो क्लैरिफिकेशन रेज करेगा, जिसका रिप्लाई आपको आगे विद इन 7 वर्किंग डेज देना है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर उन्होंने आपसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट खराब है, ये आप दोबारा बनवा के दो, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर आपने रिप्लाई किया और वो प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई हुआ, तो उसके आगे विद इन 7 वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा आपका जीएसटी RAG 06, नहीं तो योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, यू विल बी आस्क्ड टू गो फॉर अ न्यू एप्लीकेशन। सर ये क्लैरिफिकेशन कोई भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट खराब आया, कोई डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है, रेंट एग्रीमेंट आपने गलत दे दिया है, या उसका कोई भी डाउट आ जाता है, वो कमेंट्स के साथ आ जाएगा, और ये बहुत ही कॉमन है, आता है क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो ये था आपका एक बेसिक प्रोसेस। आई थिंक आपको ये अच्छे से कहानी समझ में आई है। अब आपके सामने टोटल 3 टाइम लिमिट्स आए। इनिशियल स्टेज पे 30 डेज, 7 वर्किंग डेज, और क्लैरिफिकेशन के केस में जब मैंने रिप्लाई दिया तो उसको रिप्लाई करना था 7 वर्किंग डेज में। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 30 और ये 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कहीं पे भी कोई रिप्लाई नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया, कम्युनिकेशन नहीं किया, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। यही बात यहां पे लिखी गई है, अलग अलग केस देके, लेकिन बोला यही गया है कि अगर ये टाइम लिमिट्स कंप्लाई नहीं हुई तो मेरे को डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, जीएसटी सर्टिफिकेट मेरा ऑनलाइन मुझको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? चलो सर, अब यहां पे आपके सामने बहुत सारी थियोरेटिकल बातें आने वाली है। सारी थियोरेटिकल बातें आप नहीं पढ़ सकते, 15-20 पेजेस का इसके अंदर जो है पूरा सब्सटेंस दिया हुआ है। मैं आपको जितना बताऊंगा उतना ही सुन के पेपर में जाना है। 2 बार सुन लेना। बच्चे ये करते नहीं है, आधार आधार ऑथेंटिकेशन पता नहीं होता है, कैसे करना है, क्या करना है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी आने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वो सारी बातें एटलीस्ट आपको अच्छे से समझनी है, उतना ही पार्ट मैं आपको फोकस करवाऊंगा। प्लीज लिसन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्वाइस, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद इसको करने नहीं वाले हो। चलो सर, आधार ऑथेंटिकेशन आपका मैंडेटरी हो चुका है। अब वो कैसे करना होता है? ओटीपी के थ्रू। नॉर्मल जैसे आप वेरिफिकेशन करते हो, ओटीपी के थ्रू आपको आधार वेरीफाई करना है, तो यह आधार ऑथेंटिकेशन आपके लिए मैंडेटरी है। एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है कि आधार ऑथेंटिकेशन किनका करना है, कितने जनों का करना है। तो जो भी आपका पार्टनर, प्रमोटर, मेन पर्सन रहेगा, एक उसका करना है, और एक आपका जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी रहेगा, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हर एक में दिया जाता है, जिसका डीएससी यूज करके अपने को फाइलिंग करनी पड़ती है, उसका भी आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो ये 2 जनों का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो अभी अभी हमने डायग्राम के अंदर पढ़ा, योर साइट विजिट विल बी मैंडेटरी, मतलब आपका फिजिकल साइट वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम आपको क्या देंगे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या फिर किया बट फेल कर गया, तो उस केस में साइट विजिट आपकी मैंडेटरी हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? न्यू एप्लीकेंट हो चाहे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट हो, मतलब एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हो, यू हैव टू गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझना, ये अगेन एमसीक्यू में आ सकता है। अगर मैंने नया नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया और लेट्स से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, साइट विजिट वगैरह करवाई, जो भी करवाई, मैंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो उस केस में मेरा डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन क्या माना जाएगा?
अब मुझे खुद बात बताओ, इस केस में बेसिकली वो मेरा डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन लेट कर रहे हैं, थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, और उसके आगे फिर मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसका मतलब दैट इज काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस टू मी, क्योंकि टाइम गैप बढ़ रहा है। तो इस केस में द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड एज अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन और 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ पार्ट बी इन जीएसटी आरईजी 01। 15 दिन का यहां पे गैप आ गया है, 15 दिन आगे हो जाएगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो कि रियल लाइफ में लोग चाहेंगे नहीं, वो बोलेंगे भैया जीएसटी दो, मुझे काम करना है। ओके, तो रियल लाइफ में फटाफट से लोग क्या करवाएंगे, अपना आधार ऑथेंटिकेशन। लेकिन नहीं किया तो हम आपका 15 दिन का गैप ले आएंगे। ये 15 दिन के बाद क्या माना जाएगा, आपका जब पार्ट बी आप भर के सबमिट कर दोगे, उसके आगे 15 दिन में आपका माना जाएगा कि डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका सबमिट हुआ है, मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो एक्चुअल में आपने पहली भर दिया है, 15 दिन बाद माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया। तो इसलिए फटाफट से हम बोलते हैं रियल लाइफ में सब क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेट हाथों हाथ ही करवा लेंगे। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। क्या बताई कि सर ये पुडुचेरी और गुजरात में एक रिस्क बेसिस पे एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सिस्टम में अगर आ गया कि भैया ये हाई रिस्क वाले लोग हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, इनका साइट वेरिफिकेशन करेंगे, बायोमेट्रिक लेंगे, इनकी फोटो लेंगे, वेरिफिकेशन लेंगे और डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेंगे। ऑनलाइन तो हम अपलोड कर देते कॉपीज, उसका ओरिजिनल चेक किया जाएगा। बेसिकली डिटेल चेक इज बीइंग डन। ओके, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं आधार नहीं करवाता, मैं आधार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, तो मेरा एप्लीकेशन ही इनवैलिड माना जाता है, प्लस मेरे 2 काम रोक दिए जाएंगे। मतलब आपको ये 2 काम भी हम अलाउ नहीं करेंगे। 2 very major works or I can say major forms will be stopped for you. Point number 1, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो उस केस में आप रेवोकेशन का फॉर्म नहीं भर पाओगे, जो कि एक राइट होता है। आपका कैंसिलेशन अगर डिपार्टमेंट करता है तो you can file for revocation of cancellation. You can ask, you can give some reasons and try to get your cancellation revoked. लेकिन आप नहीं कर पाओगे जब तक आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं होता। और दूसरा, आप रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे। अब रिफंड 2 तरीके से क्लेम होता है, आपको या तो RFD 01 फाइल करना पड़ता है, या फिर अगर आपका गुड्स का एक्सपोर्ट हो और वहां पे आपने जीएसटी पे करा हो, तो आप उस केस में शिपिंग बिल के थ्रू आईजीएसटी का रिफंड लेते हो, तो वो वाला आईजीएसटी का रिफंड भी हम आपको नहीं देने देंगे। सो बेसिकली आपका जीएसटी का रिफंड रोक देंगे, आपका रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन भी रोक देंगे, और प्लस आपकी एप्लीकेशन तो इनवैलिड आगे जाके मानी ही जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन ही इनवैलिड हो जाएगी अगर हमने आपको REG 06 दे भी दिया और आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया। क्या आपको ये बात समझ में आई है? आई थिंक इट इज क्लियर। लेकिन एक बार इसको प्लीज आप रीड करना। देखो, आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, मतलब ये 3 चीजें आप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं होता। पहला, फाइलिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ये आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड इन RFD 01 एंड फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो जब गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और उस पे जीएसटी पे किया जाता है, तो RFD 01 फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो शिपिंग बिल होता है उसी के थ्रू आपका काम हो जाता है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि डाउट आ सकता है कि सर ये वाला जो IGST का रिफंड की बात हो रही है वो तो इसके अंदर ही कवर हो जाएगी ना। नहीं, इसके अंदर कवर नहीं होती। इस केस में आपको RFD 01 की फाइलिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये वाली बात आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है ऑफिस का, आपके साइट का, तो उस केस में पहले ऐसी बात लिखी थी कि ये वेरिफिकेशन होएगा इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन। अब वो वाली बातें हटा दी गई है, मतलब दैट पर्सन जिसके एप्लीकेशन है वो अगर साइट पे ना हो, स्टिल जीएसटी ऑफिसर्स आके उस साइट को वेरीफाई करके जा सकते हैं, उसका होना जरूरी नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा प्रोसीजरली इश्यूज आ जाते थे कि पर्सन अवेलेबल नहीं है, कहीं ट्रैवल कर रहा है, और फिर वो साइट वेरिफिकेशन भी रुक जाता था। सो दिस इज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट यू हैव टू नोट, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स टेस्टेबल होती है आपके पेपर के अंदर। क्या बात समझ में आई है? चलो सर, इसके आगे हम देख लेते हैं कुछ और जरूरत है क्या। ओके, अब एक केस आता है कि सर फॉर एग्जांपल आधार अभी नहीं है, आपके पास आधार नहीं है लेकिन आपने अप्लाई कर दिया है, तो उसके केस में कुछ नहीं करना, आपको आधार का एनरोलमेंट आईडी होता है वो देना होता है। एनरोलमेंट आईडी दे दो और उसके साथ कोई और प्रूफ दे दो, आपकी बैंक की पासबुक दे दो, पासपोर्ट कॉपी दे दो, कोई भी और पर्टिकुलर्स दे दो जो कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। इससे ज्यादा यहां पे आप मत समझना। ओके, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे आधार की जरूरत ही नहीं होती। आई डोंट थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक बार रीड कर लो। फॉलोइंग पीपल डोंट हैव टू गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन: अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, PSU या UN वाले लोग, जो मतलब UN और WHO की बॉडीज होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोला है हमने कि भैया आप आधार ऑथेंटिकेशन मत करवाओ।
आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रूल 10 भी आपको करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो उस टाइम यू हैव टू फर्निश बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। लेकिन ये बैंक अकाउंट डिटेल्स उसी टाइम फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है, ये उसी टाइम फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है। आपके पास एक रिलैक्सेशन है, आप कब तक कर सकते हो? आप कर सकते हो अर्लियर ऑफ 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको 30 दिन का समय दे दिया हमने, वेट फॉर 30 डेज, इट्स ओके, बाद में कर देना। अदरवाइज उससे पहले अगर आप आउटवर्ड सप्लाई का कोई रिटर्न फाइल करने वाले हो, जीएसटी अर्बन या आईएफएफ, तो फिर वो रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? ये वाला बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करना, ठीक है। तो ये अर्लियर आपको विच एवर द अर्लियर डेट इज वहां तक करवा लेना, बट रजिस्ट्रेशन के टाइम बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दिया तो चलेगा। बस ये छोटी सी बात थी। इसके सिवाय मैं एक बार नोट्स में से देख लेता हूं, अपने कुछ और करने की जरूरत है क्या? ये बची हुई जो काटी हुई बातें आपको दिख रही है, ये सब हैंड रिटन नोट्स अभी मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। मैं बस देख रहा हूं इसमें से कुछ नहीं बचाना अपना जो करना है, नहीं। चलो अब आ जाओ जरा हैंड रिटन नोट्स पे बचे हुए, मेन बातें हमारी कवर हो चुकी है, आ जाओ। देखो, पर स्टेट आपका एक रजिस्ट्रेशन रहेगा, और ये स्टेट्स कौन से होंगे? जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, फ्रॉम दैट स्टेट, ओके, जहां से भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई, उस स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब सुनना, एक स्टेट में अगर मेरी 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस है, तो क्या मैं एक रजिस्ट्रेशन लेना है मुझे, या मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? आंसर इज आपकी मर्जी है। नॉर्मली एक स्टेट की एक रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन अगर मेरा मन है कि नहीं, मेरा मल्टीपल बिजनेस इसके अंदर चल रहे हैं, एक ऑफिस में कोई और काम है, एक ऑफिस के अंदर कोई और काम है, तो मैं उन ऑफिसेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लोगे, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 4 लग जाएगा, और वो ऑफिसेस डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको लिंक करवाया है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गो फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन, आपका एक रहेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक रहेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन लोगे तो ले सकते हो, REG 01 सबके लिए अलग अलग फाइल करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम के बदले, विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन स्कीम, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, मैंने यहां पे दोबारा लिंक करवाई है, कि अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जाना है तो या तो सारे के सारे ब्रांचेस जाएंगे, या तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर एक ने एप्लीकेशन फाइल किया तो इट इज डीम्ड कि ऑल द ब्रांचेस एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर पैन विल गो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑफिस जा रहा है, मतलब एक रजिस्टर्ड यूनिट जा रहा है और दूसरा नहीं जा रहा। इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। चलो, अगर आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, उसकी बात करी गई है सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में। इसका मतलब आप खुद ही आके जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर थ्रेशोल्ड वगैरह कोई लगेगी नहीं। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन 25(4) और 25(5) हमने पहले कवर कर लिया था सप्लाई के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, पैन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। इसकी 2 एक्सेप्शंस है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड आपका सेक्शन 51 का टीडीएस डिडक्टर। एनआरटीपी के पास तो क्या होता है, पासपोर्ट वगैरह रहता है, वो तो बाहर का बंदा है, उसके पास तो पैन रहेगा नहीं, तो ही डजंट रिक्वायर दैट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। टीडीएस डिडक्टर जो होता है, अगर उसके पास इनकम टैक्स के अगेंस्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैन नंबर है, क्योंकि ये जो टीडीएस का कंसेप्ट है ये हमारा इनकम टैक्स पे भी चलता है, तो वो टैन नंबर के बेसिस पे वो जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, पैन की जरूरत उसको नहीं है, ओके। यूनिक आइडेंटिटी नंबर ये किन के लिए रहता है? यूएन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह रहती है, WHO, उन सबकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सर ये यूएन क्यों लेके आते हैं? यूएन होल्डर जो होते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग दिस यूएन? बेसिकली डोमेस्टिक इनवर्ड सप्लाईज जो भी रहेंगी, जिसके ऊपर ये लोग जीएसटी पे करेंगे, उस जीएसटी का इनको रिफंड मिलता है। दे हैव टू फाइल GSTR 8, ये बात हमने पहले भी कर रखी थी, तो इनको जीएसटी का रिफंड मिलता है। दैट इज द ओनली पर्पस फॉर द ड्यू टू विच हम उसको यूएन असाइन करते हैं, ओके। सर आइडियली क्या होता है ना, कंट्रीज के अंदर इनको जो भी सर्विसेज दी जाती है, गुड्स दिए जाते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। हमारे इंडिया में हमने क्या किया है, हमने उसको बोला एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, तुम टैक्स पे करो और बाद में रिफंड ले लो, बाद में रिफंड ले लो ना, RFD 01 फाइल करके रिफंड ले लो। हमें क्या करना है ना, इंडिया में द वे आवर कंट्री फंक्शंस, सप्लाई चेन नहीं तोड़नी है, क्रेडिट चेन नहीं तोड़नी है, क्योंकि अगर किसी का आउटपुट एग्जेम्प्ट हो गया तो उसको इनपुट नहीं मिलेगा, फिर वो क्रेडिट चेन टूट जाती है। तो हमने इनको बोला कि भैया तुम पे करो लेकिन रिफंड ले लेना। सो नेट इंपैक्ट तो वही आया ना, ठीक है। यूएन होल्डर जो होते हैं और वो जो यूएन नंबर होता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि दिल्ली के लिए अलग यूएन लेना है और महाराष्ट्र के लिए अलग लेना है, ओके। एंड यूएन होल्डर कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ओके। नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय पीओ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कोई सर्च चल रहा था, कोई इंस्पेक्शन चल रहा था, उसके अंदर पीओ को एक ऐसा पर्सन मिल गया, ऐसी डिटेल्स मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन कंक्लूड दैट दैट पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट ही हैजंट गॉन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पीओ क्या कर सकता है, उसको टेम्पररीली रजिस्टर कर सकता है। सर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का अगर ऑर्डर दिया तो क्या स्टिल दैट पर्सन हैज टू गो फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी REG 01? आंसर इज यस। अब जब ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू ऑप्शंस, इधर ही विल एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एंड गो फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी REG 01 और ही विल गो एंड अपील टू द कोर्ट, मतलब एपेलेट अथॉरिटी के पास। अगर एपेलेट अथॉरिटी ने बोला कि भैया पीओ गलत था, तू सही था, तो बात रफा दफा हो जाएगी। लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं भाई तुम्हारी गलती है और पीओ ने तुम्हें बराबर से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है, तो अब इस केस में उसको जाके क्या करना पड़ेगा, REG 01 फाइल करना पड़ेगा। टाइम लिमिट्स अलग अलग है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं चार्ट के थ्रू। आ जाओ। सपोज कोई सर्वे, इंस्पेक्शन, सर्च हुआ, इंक्वायरी हुई एंड पीओ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ जीएसटी फाइंड्स दैट अ पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट फेल टू अप्लाई। अब लायबल दो तरीके से हो सकता है, 22 के हिसाब से लिमिट भी ऊपर हो सकती है या फिर 24 के हिसाब से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो इन दैट केस PO may register such person on temporary basis and issue an order in prescribed form. What will such person do? अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मिस्टेक एक्सेप्ट करेगा और विद इन 90 डेज REG 01 फाइल कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का अगर ऑर्डर आया है तो उसको REG 01 नहीं फाइल करना, REG 01 तो फाइल करना ही करना है, डिटेल्स तो सारी डिस्क्लोज करनी है। इस केस में उसको 90 डेज मिल जाएंगे। अगर वो कहता है नहीं 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 ये क्या है, आपने तो गलती करी है, मैं जाऊंगा अपील लेके एपेलेट अथॉरिटी के पास, तो ठीक है आप जाओ अपील फाइल करो। और अगर एपेलेट अथॉरिटी अपहोल्ड्स द डिसीजन ऑफ पीओ, अपहोल्ड्स मतलब वो बोलती है कि पीओ का एक्शन बिल्कुल ठीक है, तू नालायक है, तू लायबल था और तूने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो इन दैट केस विद इन 30 days from the issuance of appellate authority's order, that person has to go and file the GST registration 01 and get himself or itself or herself registered. दोनों ही केसेस में एक इंपॉर्टेंट बात, ये रजिस्ट्रेशन डीम्ड कब से माना जाएगा? डीम मतलब कब से माना जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है? जब से ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आता है, मतलब टेम्पररी बेसिस पे पीओ ऑर्डर पास करता है कि भैया आपसे तो रजिस्टर्ड है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। इसकी 4 एक्सेप्शन है। नंबर 1 NRTP, दूसरा TDS डिडक्टर, तीसरा TCS कलेक्टर और चौथा OIDAR सप्लायर। इसके ये मतलब इन चारों को ये स्पेसिफिक फॉर्म नहीं फाइल करना होता है, इनके स्पेसिफिक फॉर्म्स कुछ और होते हैं। दे डोंट हैव टू गो फॉर GST REG 01। जैसे TDS और TCS कलेक्टर क्या करते हैं, GST REG 07 फाइल करते हैं। ओके, या आगे आपको बताऊंगा। ओके, अब एक छोटी सी बात SEZ के रिस्पेक्ट में आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज ये है अडानी, मिस्टर गौतम अडानी, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट। इनका यूपी के अंदर 2 यूनिट्स है। एक नॉर्मल लखनऊ के अंदर यूनिट है, ऑफिस है, मतलब हैंडराइटिंग को क्या हो गया आज मेरे, और एक लेट से नोएडा SEZ के अंदर है। अब देखो SEZ हमेशा अलग माना जाता है, इनफैक्ट सप्लाइज टू SEZ फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस भी क्या मानी जाती है, 0 रेटेड। तो SEZ को तो हम इंडिया का पार्टी नहीं मानते। अब मिस्टर गौतम अडानी की यहाँ पे 2 यूनिट्स है। हालांकि हमने अभी जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पढ़ा, वॉट एवर द लॉ वी स्टडीड, एक स्टेट के अंदर ये तो नॉर्मल माना जाता कि ये दोनों जो है वो एक स्टेट के अंदर है, तो कैन ही गो फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन? अभी तक मैंने आपको जितना लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से यस, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर SEZ के अंदर आपका कोई यूनिट है तो SEZ के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सिर्फ SEZ के लिए बोल रहा हूं, और फिर लखनऊ का उसका नॉर्मल अलग रजिस्ट्रेशन आएगा। तो इस केस में उसके 2 रजिस्ट्रेशन आएंगे और 2 GST रहेंगे। अगर ये SEZ नहीं होता, नॉर्मल नोएडा में रहता, तो इसके लिए ही कैन गो फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन और सेपरेट इफ ही वांट्स। बात क्लियर हो रही है? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाले हैंड रिटन नोट्स कवर्ड है। ISD रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि ISD रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेना पड़ता है, सेक्शन 24 के अंदर भी पढ़ा था, और एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह का कोई क्राइटेरिया रहता नहीं है। फॉर्म सेम है, GST REG 01, सर्टिफिकेट भी उसको मिल जाएगा। प्रोसीजर स्टेप्स मैंने आपको करवा दिए उस फॉर्म और चार्ट के थ्रू, डीम्ड अप्रूवल वाली बातें भी बता दी है। फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज अ रिलैक्सेशन, कि उसको टाइम मिल जाता है, दैट इज while filing the application the person does not have to furnish the bank account details। but एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है 3 केसेस में, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, क्योंकि इनका तो मेन काम ही होता है पैसा कलेक्ट करना, पैसे काटना, तो तुम बैंक अकाउंट पहले दे दो भैया। और सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो मतलब यार बिना बुलाए खुद आ रहे हो,
बिना बुलाए खुद जीएसटी में चल के आ रहे हो तो बैंक अकाउंट डिटेल्स देने में देरी क्यों कर रहे हो? तो दे हैव टू गिव बैंक डिटेल्स व्हाइल रजिस्ट्रेशन इन पार्ट नंबर बी इटसेल्फ। चलो अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस रूल नंबर 25, हालांकि प्रोसीजरल है, इसके अंदर अमेंडमेंट आई है, ये रिप्लेस हुआ है पूरा रूल, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, है कुछ नहीं बट बिकॉज अमेंडमेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक अमेंडमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके बारे में जल्दी बताओ क्या, कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आगे बढ़ते जरा, आओ। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद करवा दे, कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई डाउट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक फिजिकल वेरिफिकेशन पीओ का मन है, इट इज पॉसिबल, या फिर प्रायर टू रजिस्ट्रेशन करवा दे। इफ आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो यस पीओ कैन गेट इट डन। उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज जो उसने देखे फिजिकल वेरिफिकेशन के, वो सब कॉमन पोर्टल पे अपलोड करवाने पड़ते हैं सो दैट इट इज विजिबल टू दैट रजिस्टर्ड पर्सन ऑल्सो। एंड ये कब तक उसको अपलोड करवाना है सारा, विद इन 15 डेज ऑफ वेरिफिकेशन। तो ये आपको सिर्फ टाइमलाइन लर्न करनी है। इसी तरीके से अगर बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो स्पेसिफाइड केसेस के अंदर ये चीज हो सकती है, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी हिंट दिया था। अगर पर्सन डज नॉट गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, साइट विजिट होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, पुडुचेरी गुजरात जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर पकड़ा जाए तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो इन दैट केस, या फिर पीओ को लगा तो इन दैट केस पीओ कैन गेट इट डन। अब ये सारा भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ये सारा कॉमन पोर्टल पे अपलोड करवाना है, कब तक, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन सबमिट हुई, प्रोसीजर के अंदर अभी भी मैंने आपको बताया था कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले केस में 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ता है, या तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देगा या तो क्लैरिफिकेशन मांग लेगा। ओके, याद है ना, 7 वर्किंग डेज व्हेन एवरीथिंग वाज ओके, बट वेरिफिकेशन के केस में 30 डेज। तो वो क्या कह रहे हैं, इस दिन एप्लीकेशन सबमिट हुई, ये बने 30 डेज। अब इस 30 डेज तक रिप्लाई करना है तो उससे पहले एक बार कॉमन पोर्टल पे सारा अपलोड करवा दो 5 वर्किंग डेज बिफोर, मतलब ये 5 वर्किंग डेज बिफोर, 5 दिन का बीच में समय ले लिया बिफोर दे वांट टू रिप्लाई। ठीक है, चलो अब कुछ और बातें, प्रोसीजर देखो। जो जीएसटी में रहता है वो एक 15 डिजिट का जो है एक आपका नंबर रहता है, उस 15 डिजिट को रीड करने का एक तरीका होता है। जैसे पहले 2 होते हैं आपके स्टेट कोड, स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद आपका एज इट इज पैन रहता है, पैन से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कंपनी है, इंडिविजुअल है, उसके बाद एक एंटिटी कोड असाइन किया जाता है और एक चेक सम कैरेक्टर ये डिपार्टमेंट असाइन करता है। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 15 डिजिट का रहता है। सर्टिफिकेट मिलता है आपको जीएसटी REG 06 में, दैट इज ओके। डिस्प्ले ये कुछ नहीं बता रखा, आपको ऑलरेडी पता होगा, आप कहीं पे भी जाओगे ऑफिसेस वगैरह में तो आपका जो जीएसटी की डिटेल्स है वो बड़ी बड़ी शो करनी पड़ती है एट योर पीपीओबी ऑल्सो एंड योर एपीओबी, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑल्सो। Effective date of registration, already we have covered that if you apply within 30 days of being liable, then your registration will be valid from the date you were liable for registration. If you do not apply within 30 days from being liable for registration, then in that case your registration will be valid from the date on which the registration is granted. अभी आपको इसका महत्व समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत गलत हो जाएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्यों? इफेक्टिव अगर उस दिन हुआ तो मतलब लायबल आप पहले हो गए थे, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जा रहा है बाद से, तो बीच के जो सप्लाईज वगैरह हुए, आपके रेसिपेंट्स ने आपके साथ डील किया, उनको आईटीसी भी नहीं दे पाओगे आप। प्लस आपका सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में एग्जिस्टिंग इनपुट्स के ऊपर का आईटीसी भी लूज हो जाता है। सेक्शन 18 पढ़ा था ना, आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर इट। ये सारे फ्लोचार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में। अब कुछ बातें देख लो, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में थोड़ा सा यहां पे बता रखा है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। ठीक है, स्पेशल रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस देख लो। सीटीपी और एनआरटीपी वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है अनलेस दे आर डीलिंग, मतलब अनलेस द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज डीलिंग विद हैंडमेड और वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जिसमें 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिल जाता है। ठीक है, दे हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दिस वी टॉक्ड अबाउट इन 25 सबसेक्शन 1। अब एनआरटीपी के पास हो सकता है पैन नहीं हो, तो क्या करे? अगर इंडिविजुअल है तो वो क्या करेगा, अपनी पासपोर्ट की कॉपी लगा देगा, प्लस उसका एक ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब बेसिकली वी विल वेरीफाई हिज ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी बाहर का बंदा नहीं हो सकता, इंडियन रहेगा विद पैन, इंडियन रेसिडेंट विद पैन। और अगर कंपनी हुई, ये तो था इंडिविजुअल का केस, इफ इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एंटिटी जो कि है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन दैट केस it has to disclose its tax identification number or some unique number which is used in the country of incorporation for identifying it.
भाई जैसा अपना इंडिया में पैन रहता है, ये कंट्री अगर सिंगापुर की है तो सिंगापुर में जैसे IRAS है, इंटरनेशनल ऐसा कुछ IRAS एंड मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, तो उन्होंने भी तो अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन का तरीका रखा होगा ना उस कंट्री में, तो वो कंट्री का आप जो भी यूनिक नंबर है वो डिस्क्लोज कर दो। एंड अगर आपके पास पैन है तो आप पैन डिस्क्लोज कर दो। भैया पैन अगर आपके पास है हमारे इंडिया में, इंडिया का पैन, तो दैट इज अ वेल एंड गुड थिंग, वही तो हमें चाहिए। नहीं तो आप वो वाला दे देना आपका यूनिक नंबर। Validity period of registration certificate, very very important to understand. The validity period is earlier of whatever period you specify in your registration application or 90 days. मैं जा रहा हूं एग्जीबिशन के लिए, ठीक है, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, कैजुअल और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इन फाउंडेशन ये दोनों सेम ही कंसेप्ट है, बस ये इंडियन है, ये बाहर से आ रहा है, ये कहीं से और स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और ये बाहर से इंडिया में आ रहा है। ओके, सो द वैलिडिटी विल बी द अर्लियर ऑफ period specified in the registration application or 90 days. So if for example I am going for an exhibition of 12 days, तो 12 और 90 whichever is earlier, तो 12 days की वैलिडिटी रहेगी। अगर मैंने 92 डेज का एग्जीबिशन बोल दिया तो इन दैट केस इट विल बी वैलिड फॉर 90 डेज, बट ये 90 डेज को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर 90 डेज मैक्सिमम बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेट्स से मेरा 100 डेज का एग्जीबिशन था, तो नॉर्मल लॉ के हिसाब से मेरा वैलिडिटी कब तक है, 90 डेज। 90 डेज खत्म होने से पहले पहले आई विल गो एंड आस्क फॉर एक्सटेंशन, तो मेरे को एडिशनल 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। इन शॉर्ट मैक्स टू मैक्स 180 डेज पॉसिबल है। अब आपके दिमाग में क्वेरी आ रहा है, मुझे पता है कि सर अगर एग्जीबिशन 183 डेज का हुआ तो उस केस में आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है, आप CTP NRTP में नहीं जा सकते। यू टेक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, यू कंडक्ट द सप्लाईज, एग्जीबिशन में पार्ट लो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और वापस चले जाओ, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है, एडवांस टैक्स का डिपॉजिट, वॉट एवर दे एक्सपेक्ट कि मेरा इतना इतना खर्चा रहेगा, इतना इतना सप्लाई रहेगा और इतना मैं GST पे करूंगा, नेट। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इफ ही इज प्लानिंग टू टेक सम इनवर्ड सप्लाईज तो उसका ITC भी सेट ऑफ कर सकता है, वो जो है उसको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। while registering he will get a TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर विच विल बी लिंक्ड टू हिज डिपॉजिट ऑफ मनी। तो वो जब भी डिपॉजिट करेगा पैसा, उसका जब रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में मिल जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओपन होएगा और फिर उसके अंदर वो पैसा डिपॉजिट करा हुआ उसको दिख जाएगा। तो वो लिंकिंग कैसे होती है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर के थ्रू। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी यही काम करेगा और CTP भी यही काम करेगा, यही बात इसके अंदर दे रखी है। एग्जीबिशन वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। डीम रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं बोलता कि CGST में रजिस्ट्रेशन लिया तो वो SGST में भी है, SGST का CGST में भी है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं दिल्ली के लिए अलग फाइल करूंगा और सेंट्रल के लिए अलग फाइल करूंगा, नो, ठीक है, ये बस नॉर्मल सी बात बोली है। TDS TCS कलेक्टर जो होते हैं उनका GST का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जाता है REG 07, हालांकि सर्टिफिकेट का फॉर्म सेम है REG 06। इनको जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा वो 3 वर्किंग डेज में दिया जाएगा। लेकिन सर आपने पहले बताया था वो 7 वर्किंग डेज और 30 डेज, बेटा जी वो REG 01 के लिए था, मैंने अभी इसका फॉर्म चेंज किया है REG 07। इनका थोड़ा टाइम सेंसिटिव मैनर है भैया, टैक्स के साथ डील करना है, उनको टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स डिडक्ट करना है, तो उनको 3 वर्किंग डेज में ग्रांट कर दिया जाएगा। ये एक बात लिखी है कि स्टेट के जो नेम है वो डिफरेंट है इन पार्ट नंबर A एंड पार्ट नंबर B। ये बात मैं आपको TDS TCS के टाइम पर समझाऊंगा, अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। कैंसलेशन हो सकता है सर, यस हो सकता है, अगर पर्सन आके रिक्वेस्ट कर देता है या कोई इंक्वायरी के अंदर ऐसा समझ आ जाता है कि TDS TCS के कंडीशंस अब एप्लीकेबल नहीं है, तो यस कैंसलेशन हो सकता है। फॉर्म्स की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर सारे फॉर्म्स रिवाइज करवाने वाला हूं। चलो जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं मेनली, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन। अब अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, सेक्शन नंबर 28, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सी अमेंडमेंट क्या होता है सर, अमेंडमेंट्स तो हम पढ़ते हैं, इसके सिवाय तो हमें कुछ याद नहीं। अमेंडमेंट्स क्या होता है, तो जैसे हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट्स, क्या होती है अमेंडमेंट्स, चेंजेस, राइट। तो वैसे ही GST रजिस्ट्रेशन के अंदर भी तो चेंजेस आ सकते हैं ना। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, यू फर्निश सर्टेन डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस, विद रिस्पेक्ट टू योर मोबाइल, विद रिस्पेक्ट टू योर ईमेल एड्रेस, सब कुछ, तो उसके रिस्पेक्ट में भी तो कल को चेंजेस आ सकते हैं। मैं घर चेंज कर सकता हूं, मैं ऑफिस चेंज कर सकता हूं, मैं मोबाइल चेंज कर सकता हूं, मैं ईमेल आईडी चेंज कर सकता हूं। इसी तरीके से दिस प्रोसेस एंड दीस चेंजेस आर नोन एज अमेंडमेंट्स व्हिच यू हैव टू नोटिफाई टू द GST डिपार्टमेंट। अमेंडमेंट्स 2 तरीके की होती है, एक होता है कोर अमेंडमेंट और कोर चेंजेस, मतलब कोर फील्ड्स, और एक होता है नॉन कोर फील्ड्स, ठीक है। नॉन कोर फील्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल नंबर, फॉर एग्जांपल योर ईमेल एड्रेस। GST डिपार्टमेंट कहता है ये नॉन कोर है। नॉन कोर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका चेंजेस कैसे करो, नया भर दो, OTP से वेरीफाई कर दो,
पीओ की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मतलब जीएसटी के ऑफिसर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कोर फील्ड्स देयर इज अ डिटेल्ड प्रोसेस व्हिच इज टू बी फॉलोड। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कोर फील्ड? फॉर एग्जांपल मेरा नेम ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, मेरा पीपीओबी या एपीओबी का एड्रेस चेंज हो रहा है। दीज आर द चेंजेस व्हिच यू हैव टू नोटिफाई एंड दीज आर द कोर फील्ड्स इन व्हिच यू विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पीओ फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट टू बी इफेक्टिव। ठीक है, और फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मेरा ऑफिस ऑफ बिजनेस, चाहे मेरा पीपीओबी हो चाहे मेरा ईपीओबी हो, अगर वो स्टेट के बाहर जा रहा है, मतलब अगर स्टेट चेंज हो रहा है, लेट से मैं दिल्ली के अंदर हूं, दिल्ली में जैसे एक एरिया पीतमपुरा, अगर मैं पीतमपुरा में हूं और मैं जा रहा हूं लेट से रोहिणी, दिल्ली के अंदर ही, सो दिस इज अ कोर फील्ड अमेंडमेंट। नॉर्मल आप सेक्शन 28 लगाओगे, लेकिन कल को मेरा ऑफिस चेंज हो रहा है दिल्ली से मुंबई, क्या ये कोर फील्ड का अमेंडमेंट है? आंसर इज नो, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। ऐसे टाइम पे आपको वहां पे मुंबई में नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज। तो अगर मैं कल को दिल्ली से मुंबई चला जाता हूं तो मुझे महाराष्ट्र स्टेट का नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैं दिल्ली के अंदर इसको अमेंडमेंट नहीं बोल सकता। सिमिलरली अगर मेरा पैन चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ पार्टनरशिप फर्म व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, और इट वाज एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप फर्म, और आपका नया पैन आ जाता है, तो आपको नया पैन भी अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गाइस क्यों? क्योंकि सर जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है और वो पैन बेस्ड होता है। क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ सर समझ में आई है। अब हम करेंगे इसका प्रोसीजर, एक बार ऊपर से इसको दोबारा देख लेते हैं। आओ, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 28, कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स, फॉर एग्जांपल ईमेल, मोबाइल नंबर, इसको ऑनलाइन ओटीपी डालो, इसमें कोई पीओ की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोर फील्ड्स फॉर एग्जांपल नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम, स्टेक होल्डर, आपका सिग्नेटरी, आपके पार्टनर्स चेंज हो गए, आपका एपीओबी, आपका पीपीओबी, बट ये कैसा होना चाहिए? इन द सेम स्टेट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चेंज एप्लीकेशन फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन शुड बी अंडर द सेम पैन, मतलब अगर मेरे दो ऑफिस है तो ऑब्वियसली दोनों के रिस्पेक्ट में मेरे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो, चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ पैन, उसके लिए आपको नया एप्लीकेशन चाहिए रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, इसका भी प्रोसेस समझाऊंगा आपको, 2 मिनट रुको। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, इट विल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अनलेस द जीएसटी ऑफिसर दैट इज कमिश्नर अगर ऑर्डर दे देता है कि नहीं इसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चाहिए ड्यू टू सम रीजंस एंड कंडीशंस व्हिच आर टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो जनरली रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, बट कमिश्नर अलाउ कर सकता है। ठीक है, डीम्ड अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट से पहले अपने को थोड़ा सा इसका प्रोसेस देखना है। ये क्या है? कोर वाले का प्रोसेस आपको ध्यान देना है। सो लेट्स सी, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। रजिस्टर्ड पर्सन का अगर कोई अमेंडमेंट हो जाता है कोर फील्ड्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल नेम हो गया, एपीओबी हो गया, पीपीओबी का एड्रेस हो गया, इन दैट केस ही हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसके नए वाले ऑफिस का एड्रेस होगा, वॉट एवर इट इज। कहां फाइल करेगा? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। अब नेक्स्ट बारी किसके काम करने की? पीओ की। इफ पीओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अमेंडमेंट इज अनवारंटेड, डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड आर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, अगर उसको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इन सबमिशंस के अंदर अगर कोई गड़बड़ है, सर अगर उसको लगता है कोई गड़बड़ नहीं है, देन एवरीथिंग इज ओके, विद इन 15 डेज नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा अमेंड होके, मतलब रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट इज इफेक्टिव। लेकिन अगर पीओ का ओपिनियन बनता है कि सर यस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एप्लीकेशन, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट्स, इन दैट केस 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो उसको क्लैरिफिकेशन इशू कर देगा। पीओ विल सर्व अ शो कॉज नोटिस एज टू व्हाई द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। बेसिकली मौका दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दी जा रही है। ठीक है, अब इसका रिप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को कब तक करना है? 7 डेज में। अगर उसने रिप्लाई किया एंड रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी, तो दोबारा कहानी यहीं से घूम के जाएगी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया विद इन 7 वर्किंग डेज, या फिर उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था, दोनों ही केसेस में नाउ द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, अमेंडमेंट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, उसको नया एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। दोबारा रीजन यहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard नहीं दी जाएगी। क्या बात क्लियर है? और ये रिजेक्शन भी कब होगा? विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिप्लाई, मतलब अगर रिप्लाई आया है तो विद इन 7 वर्किंग डेज, और अगर नहीं किया उसने रिप्लाई तो फिर ऑब्वियसली यही से 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट इट वाज सर्व्ड, तो उसका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा अमेंडमेंट का। ठीक है, ये वाली बात कुछ नहीं है। एसजीएसटी के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस माने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे सीजीएसटी के लिए अमेंडमेंट का अलग फाइल करना है और एसजीएसटी के लिए अलग करना है, दैट इज नॉट टू बी डन। अब बात करते हैं सर जरा कैंसिलेशन के बारे में। कैंसिलेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि प्रोसीजर एस्पेक्ट है, प्रोसीजर तो अपने को बोरिंग लगता है, लेकिन मैं बोरिंग लगने नहीं दूंगा आपको। आ जाओ एक एक करके जरा स्टार्ट करते प्रोसेस। सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कैंसिलेशन, ये 29, 30 रिवोकेशन, इसके अंदर अपने को ना 3 बातें करनी है। क्या क्या बातें करनी है? देखो बेसिक, सबसे पहले कैंसिलेशन की जब बात होती है तो उससे पहले होता है सस्पेंशन।
तो एक सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर आपका मेन होता है कैंसलेशन ऑर्डर, और फिर एक प्रोसेस आता है आपका रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। अब इसके अंदर ना काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं, तो अगर पूरा प्रोसीजर आप पेपर के टाइम पे नहीं रिवाइज कर पाओ, यहां पे जो मैं बोल रहा हूं उतना तो सुनना ही है, लेकिन अमेंडमेंट्स पे ध्यान दे देना, टेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है अमेंडमेंट्स की। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आप जो भी पढ़ोगे वो इन 3 हेडिंग्स के अंदर ही आने वाला है, या तो सस्पेंशन के बारे में बोला जाएगा, या तो कैंसिलेशन के बारे में बोला जाएगा, या फिर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बारे में बोला जाएगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूं। देखो, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, उसको ए और बी में डिवाइड कर लेते हैं। ए क्या है? ए में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसके अंदर कैंसिलेशन सुओ मोटू रजिस्ट्रेंट भी कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर डिपार्टमेंट भी कर सकता है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर अमेलगमेशन या सेल ऑफ बिजनेस, या फिर लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन हट गई है, 22 की लिमिट से मैं कम हो गया हूं, या फिर 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अब मेरे पे नहीं लगता। ऐसे केसेस के अंदर कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है, देयर इज जनरली नो डिस्प्यूट। ठीक है, बी जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आने वाले, इसके अंदर द कैंसलेशन विल बी हैपन बाय डिपार्टमेंट। सो कैंसलेशन बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां पे गलतियां होने वाली है मेरे से कुछ। ऊपर वाले में तो नॉर्मल केसेस थे, नॉन डिस्प्यूटेड केसेस। कैंसलेशन बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये वाले आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और लर्न करने के लिए। आ जाओ, इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं हेडिंग डिवाइड करने की बात करूं तो मैं अलग अलग हेडिंग्स में चलता हूं। फर्स्ट, अगर कोई कॉम्पोजिशन वाला टैक्स पेयर था, अगर उसको सी ही हैज टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मैंने आपको पहले बताया था, रिटर्न्स वाले लेक्चर के अंदर इसको फिर से ले लेंगे। उसको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, दैट इज GSTR 4। और उसको एनुअली कब तक फाइल करनी है? मार्च खत्म होने के बाद उसको 30 अप्रैल तक फाइल करनी है। अगर उसने यहां पे 3 मंथ्स का डिले कर दिया, मतलब मई, जून और जुलाई, तो जुलाई के बाद उसका यहां पे कैंसिलेशन हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द क्लॉजेस। नेक्स्ट, अगर कोई वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद विद इन 6 मंथ्स वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना था, 6 महीने लगा दिए, तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो? फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने जो GST रजिस्ट्रेशन लिया है उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंट थे, आपके विलफुल मिसस्टेटमेंट था, आपका सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स था, झूठे मूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद आता है सर एक रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 में 9 केसेस आते हैं रिटर्न्स वगैरह के रिस्पेक्ट में, और भी बातें आती है। ठीक है, तो वो रूल 21 अपने को मेजरली ध्यान देना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, फिर आपको बुक से फिर से दिखा दूंगा। ऐसे करें, हाँ यही से पढ़ लो। रूल 21 में अलग अलग चीजें आती है और ये सारी गलतियां है। सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए सेट एंड बी सेट इज, ए वाले में सुओ मोटो बाय द पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल केस है कि भैया डेथ हो गई है, या फिर बिजनेस ही नहीं रहा, या फिर लायबिलिटी नहीं रही, तो उसके अंदर मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, मतलब डिपार्टमेंट भी कर सकता है। लेकिन ये जो बी 1, 2, 3, 4 और इसके अंदर 9 केसेस, इसके अंदर डिपार्टमेंट कैंसिलेशन करेगा, क्योंकि आपकी कुछ गलतियां हो रही है। आप धंधा तो कर रहे हो लेकिन आपकी कुछ गलतियां हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी गलती आ जाती है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 9 केसेस आएंगे। फर्स्ट, आपके फर्स्ट 2 हम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने रिटर्न्स नहीं फाइल करी 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक, और ये कौन सी रिटर्न? सर सेक्शन नंबर 39 की रिटर्न, दैट इज योर 3B। सिमिलरली अगर आप क्वार्टरली वाले हो, देखो या तो मंथली वाला रिटर्न फाइलर होता है या तो क्वार्टरली वाला, दिस QRMP एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द रिटर्न्स चैप्टर। अब दूसरा, अगर आप क्वार्टरली वाले हो, अगर आप क्वार्टरली वाले फाइलर हो तो उस केस में 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर अगर आपने रिटर्न्स नहीं फाइल करी तो अगेन आपका यहां पे कैंसिलेशन हो सकता है। तो ध्यान से समझना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 39 रिटर्न, दैट इज GSTR 3B। मंथली वाले हो तो 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स फाइल नहीं किया, कैंसिलेशन हो सकता है। क्वार्टरली वाले हो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर फाइल नहीं किया, मतलब बात वही पड़ी, 6 महीने का नॉन कंप्लायंस हो गया, तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये रिटर्न्स वाली बात ध्यान रखना। और भी इसके अंदर क्लॉजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका GSTR 1 का आउटपुट जो आपका सप्लाई होता है, जो टर्नओवर होता है, अगर वो 3B से ज्यादा आ जाता है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, 3B में कम है और GSTR 1 में ज्यादा, ऐसा क्यों लिखा? व्हाट इज GSTR 1? इट इज द इंफॉर्मेशन रिटर्न। तो एक जगह आप बोल रहे हो GSTR 1 के हिसाब से मेरी 10 रुपए की सेल है, और GSTR 3B क्या है जिसके थ्रू आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस करते हो। 3B के अंदर आप डेटा दिखा रहे हो 8 रुपीज का, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोल रही है, एक जगह तुम 10 रुपए का सप्लाई बोलते हो और पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो 8 रुपए के अंदर, 8 रुपए के ऊपर, इसका मतलब ऑन ₹2 गवर्नमेंट का लॉस करवा दिया तुमने।
नाउ व्हाट इफ आई रिवर्स दिस, इफ माय जीएसटीआर 3B आउटवर्ड सप्लाई इज मोर देन 1, गवर्नमेंट इसके अंदर शांत रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि टैक्स ज्यादा मिला है। अरे आउटवर्ड सप्लाई तुम कह रहे हो 10 रुपए, 3B के अंदर दिखा रहे हो 12 रुपए, 2 रुपए के ऊपर तो ज्यादा टैक्स आ गया, हम कैंसिलेशन की बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो जीएसटीआर 1 के अंदर अगर ज्यादा डेटा आपका आया है तो उस केस में आपका कैंसिलेशन हो सकता है। आईटीसी आपने लिया है विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जैसे सेक्शन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, वहां पे जो हमने आईटीसी के अंदर पढ़ा उसका नॉन कंप्लायंस करते हुए अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया तो भी हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या क्या आ सकता है, देखो अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग इशुइंग इनवॉइसेस, इफ यू आर इशुइंग इनवॉइसेस डॉक्यूमेंट्स विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई, मतलब एक्चुअल में कुछ सप्लाई हो नहीं रहा है, कोई गुड सर्विसेज नहीं जा रहे, ऐसी इनवॉइस इशू कर रहे हो, ऐसी ही उसके अंदर टैक्स लगा रहे हो, ऐसी दूसरा बंदा आईटीसी ले रहा है, ये रियल लाइफ में फ्रॉड का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस होता है कि एक्चुअल में सप्लाई हो नहीं रही है, इनवॉइस का ही फेक रैकेट चल रहा है। आप देखना, थोड़ा सा जीएसटी की न्यूज पढ़ना, आपको सारी चीजें दिमाग में क्लिक करना स्टार्ट कर जाएंगी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है सर, आप डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से तो धंधा कर ही नहीं रहे हो, डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस से आप कंडक्ट कर ही नहीं रहे हो, दिल्ली का एड्रेस दिखा रखा है, वहां पे कोई काम हो ही नहीं रहा है, पता चले मुंबई में हो रहा है, तो यहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लॉस हो गया। मतलब यू आर गेटिंग इट कि आपका बिजनेस जो डिक्लेयर करा गया है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, वहां से तो धंधा हो ही नहीं रहा है। तो भैया धंधा कहां से कर रहे हो, कौन से स्टेट से कर रहे हो, फिर आगे सब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर रूल नंबर 10 एक आपने कंप्लायंस नहीं किया। सर रूल 10A आपने बताया था, अरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स बताने थे ना आपको विद इन 30 डेज और जीएसटीआर 1 तक, वो आपने बताया नहीं, वो आपने बताया नहीं, तो फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका इनवैलिड हो जाएगा। सो योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड एज पर रूल नंबर 10A अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया। और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर आपने रूल नंबर 86B का नॉन कंप्लायंस कर दिया। आईटीसी के अंदर पढ़ा था रूल नंबर 86B कि अगर 50 लाख 50 लाख के ऊपर टैक्सेबल सप्लाई है किसी मंथ के अंदर, तो भैया आप एक एटलीस्ट 1% का तो कैश पे करो। वो आपने कंप्लाई नहीं किया, सारा का सारा आईटीसी यूटिलाइज कर लिया। और क्या हो सकता है सर, 171 का नॉन कंप्लायंस, जो हम पढ़ते हैं एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स। तो ये 9 केसेस बनते हैं आपके रूल नंबर 21 के हिसाब से, जहां पे आपका कैंसिलेशन हो सकता है। आई थिंक ये पूरी कहानी आपकी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब सर ये सस्पेंशन क्या होता है, देखो एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो बी वाला केस है कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट, ये डेट कौन सी होगी, डेट ऑफ कैंसिलेशन विल बी एज डिसाइडेड बाय पीओ, और ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। अगर पीओ को लगता है आपकी रिटर्न जब से फाइल नहीं हो रही तब से हम कैंसिलेशन करना चाहते हैं, तो वो तब से भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर आ रहा है उसी दिन से कैंसिलेशन हो। तो एज डिसाइडेड बाय द पीओ इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव। क्या कहानी क्लियर हुई? ओके। अब सर ये सस्पेंशन का क्या हिसाब होता है? सी व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन मतलब टेम्पररी जब तक आपका कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं आता, टेम्पररी आपका जो है वो जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। अरे सस्पेंड मतलब क्या, कि टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा। जब सस्पेंशन होता है तो आप दो काम नहीं कर सकते, आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। कैसे दोगे टैक्स इनवॉइस? आपका तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंडेड है, एंड आप उस टाइम ना कोई आईटीसी वगैरह ले सकते हो, ना ही कोई आपको रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत है। आपको रिटर्न्स भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आपका जीएसटी भी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन ऑर्डर आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको हम जीएसटी कंप्लायंसेस से फ्री कर देंगे। ठीक है। अब सर ये सस्पेंशन कैसे होता है? अगर सुओ मोटो एप्लीकेशन फाइल करी गई है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन, तो उस केस में द सस्पेंशन विल बी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और इफ एनी डेट ही हैज स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन टू बी इफेक्टिव। तो whichever is later डेट होगी, वहां से इसका कैंसिलेशन मान लेंगे, क्योंकि उस डेट तक वो काम करना चाहता है। उसने कुछ डेट बताई है, अगर वो लेटर वाली आई तो उस डेट तक वो काम करना चाहता है, तब तक आप इसका कैंसिलेशन मत करो। और सर अगर ये डिपार्टमेंट कैंसिलेशन कर रहा है तो उस केस में सस्पेंशन का ऑर्डर भी डिपार्टमेंट देगा फ्रॉम द डेट इट डीम्स फिट फ्रॉम पीओ विल डिसाइड द डेट। ऐसे लिख लेते, पीओ विल डिसाइड द डेट। मैं इसको पूरा फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा हैंड राइटिंग, क्योंकि आपको सिर्फ अभी ये समझाने के लिए है सारा। यू ऑलरेडी नो द प्रोविजंस, ये रिवीजन चल रहा है। पीओ विल डिसाइड द डेट ऑफ सस्पेंशन। पीओ विल डिसाइड द डेट ऑफ सस्पेंशन। क्या बात समझ में आई है? अब सस्पेंशन के बारे में आपको बेसिक्स क्लियर है, ये दोनों चीजें क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना। एक आप पढ़ोगे एक पैराग्राफ, उसके अंदर छोटा सा अमेंडमेंट आया है। होता क्या है कि अगर
ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ये जो सिस्टम पे होता है, मतलब जीएसटी पोर्टल पे एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के बेसिस पे अगर डिपार्टमेंट को लगा कि आपका रिटर्न्स का डेटा बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है, रिटर्न्स का डेटा बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है, मतलब आपकी जीएसटीआर 1 कुछ अलग जा रही है, 3B कुछ अलग जा रही है, एंड इस रिटर्न डेटा मिसमैच की वजह से योर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। अगर उनको लग रहा है कि कैंसलेशन हो सकता है, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक एक शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा, आपको ईमेल पे भी आ जाएगा, आपके पोर्टल पे भी आ जाएगा, और इसका रिप्लाई आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है। आप अगर आपको सस्पेंशन रोकना है तो, मतलब आपको कैंसलेशन रोकना है तो, राइट, सस्पेंशन तो अलग होता ही होता है, कैंसलेशन रोकना है तो आपको शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। प्लस ये शोकॉज नोटिस तब भी आता है जब आप रूल नंबर 10A का कंप्लायंस नहीं करते, दैट इज बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब एक बात स्पेसिफिक जरा ध्यान रखना, ये वाला एक तो अमेंडमेंट था जो मैंने आपको बताया कि रूल 10A का अगर कंप्लायंस नहीं किया तब भी शोकॉज आ जाएगा। सपोज ये शोकॉज आया, मैं हूं रजिस्टर्ड पेयर और मेरे को याद आया, अरे मैंने वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तो बैंक डिटेल्स ही नहीं डाली थी और 30 दिन का समय भी निकल गया, अरे 10A का नॉन कंप्लायंस हो गया, शो कॉज नोटिस आ गई। मैं फटाफट से अपने बैंक डिटेल्स फर्निश कर देता हूं, अगर मैंने फर्निश कर दिए एंड इफ द कैंसलेशन इज नॉट येट इफेक्टिव, 10A अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपका कैंसलेशन हो सकता है, लेकिन कैंसलेशन से पहले सस्पेंशन हो जाएगा। सो अगर बैंक डिटेल्स मैंने फटाफट से फर्निश कर दी, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड तो है लेकिन अभी कैंसलेशन नहीं हुआ है, देखो सस्पेंड तो हो जाएगा ना, जब मैं 10A कंप्लाई नहीं करूंगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, कैंसलेशन ऑर्डर आने में टाइम लगता है, तो आपका सस्पेंड तो हुआ है लेकिन अभी कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल हो गया तो आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में जाना पड़ेगा। अब ये कहानी ध्यान से समझना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें सिंपल सी बात ये हो रही है कि मैंने अपनी बैंक डिटेल्स की जो डिटेल्स मुझे सबमिट करनी पड़ती है एज पर रूल नंबर 10A, वो मैंने सबमिट कर दी है, गलती हो गई थी, शोकॉज नोटिस आया, सस्पेंशन हो गया लेकिन कैंसिलेशन नहीं हुआ है। अगर मैंने सबमिट कर दिया तो दिस विल एक्ट एज ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। क्यों? अरे बैंक डिटेल्स की तो गलती थी ना, बैंक डिटेल्स की गलती थी टैक्स पेयर की, वो उसने फर्निश कर तो दी, तो सस्पेंशन कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन तो भी हुआ नहीं है, सो दिस विल मीन ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ना, कैंसिलेशन नहीं, कैंसिलेशन हुआ ही नहीं है, वो अलग पढ़ेंगे। वन मोर केस ऑफ ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, हम उसको यहीं पर लिंक कर रहा हूं, ये सारी चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत प्रोसीजरल है, बुक से आप बोर हो जाओगे। ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन का वन मोर केस, अगर मेरा रीजन फॉर कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स, जिससे पहले कैंसलेशन से पहले सस्पेंशन होएगा, तो इफ माई रीजन फॉर कैंसलेशन इज नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तो उस केस में भी मेरे को क्या आएगा, शोकॉज नोटिस आएगा। अगर मेरे को शोकॉज नोटिस आया और मैंने सारी की सारी रिटर्न्स फाइल कर दी, मैंने उसका कुछ रिप्लाई नहीं किया 30 डेज में, मैंने रिप्लाई कुछ नहीं किया, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आई कंप्लाइड विद ऑल माई पेंडिंग रिटर्न्स, मतलब आई फाइल्ड ऑल माई पेंडिंग रिटर्न्स, आई पेड इंटरेस्ट, लेट फीस, इंटरेस्ट, सब कुछ पे कर दिया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, बाकी केसेस में जब भी शोकॉज नोटिस आता है आपको कि भैया हम आपका कैंसिलेशन करने वाले, बताओ सर आपका क्या रिप्लाई, तो उस केस में 30 डेज का रिप्लाई टाइम मिलता है, आप रिप्लाई करो। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगा तो आपका सस्पेंशन नहीं होगा, कैंसिलेशन नहीं होगा, अगर अनसेटिस्फैक्टरी लगा तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें इसमें से दिखा देता हूं, मेजर हमारा कवर हो गया है। ये आ जाओ, ये मैंने आपको करवा दिया है, सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बता दिए है, ये 9 केसेस आपको बता दिए, यहां से एक बार रीड करना हो दोबारा तो कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, सस्पेंशन की बात मैंने आपको बता दी है, ये वाली डेट मैंने आपको बता दी है, पीओ में डिसाइड ये बता दिया है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 10 है ये मैंने आपको बता दिया है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन इफ यू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स ये भी मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरिंग सस्पेंशन आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, रिटर्न्स फाइलिंग की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन वाली बात भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक और चीज, अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया है तो उस केस में ड्यूरिंग द सस्पेंशन आप रिफंड एप्लीकेशन भी नहीं फाइल कर सकते, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई जीएसटी का काम नहीं कर सकते। ठीक है,
दिस इज वन मोर केस, ऑटोमेटिक मतलब डीम्ड रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन व्हेन आपका जो इशू था दैट वाज नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, लेकिन आपने रिटर्न सारी फाइल कर दी है, तो फाइल कर दी तो आपका हम बच जाएंगे, मतलब आपका सस्पेंशन रिवोक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन वापस आ जाएगा। एक छोटी सी बात, ये प्रोसीजरल है, याद रहे तो अच्छी बात है। सस्पेंशन जब रिवोक किया जाता है तो रिवोक करने के बाद आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस फाइल करने पड़ते हैं, आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। आपका माना जाएगा कि नया नया रजिस्ट्रेशन वापस आया है, क्यों? बिकॉज देयर वाज अ सर्टेन पीरियड ड्यूरिंग विच यू माइट हैव डन सप्लाईज बट you wouldn't have charged GST. So same like the case when we are liable for registration and we get the GST registration certificate and then we go for the revised tax invoice and first return. तो वही चीज आपको यहाँ पे सस्पेंशन रिवोकेशन के अंदर भी करनी है, माना जाएगा कि आपको नया नया रजिस्ट्रेशन फिर से मिला है। चलो सर, अब ये क्या बता रखा है, बेसिक प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सिर्फ आपको नोटिंग्स करवा रहा हूं, उतना ही रीड करके जाना है क्योंकि प्रोसीजरली मुझे पता है बहुत ज्यादा भारी बन जाता है। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेरा बिजनेस सेल हो गया, मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए जाना है, उसका प्रोसीजर क्या है? पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए कि कैंसिलेशन कब कब होता है, लेकिन प्रोसीजर क्या है? मुझे विद इन 30 डेज अप्लाई करना है, आईटीसी का रिवर्सल करना है। आईटीसी रिवर्सल, अरे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के टाइम सेक्शन नंबर 18 आईटीसी आपको मैंने बताया था, वो रिवर्स कर दो एंड उसका फिर ऑर्डर जीएसटी आपको देगा 30 डेज में। सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट कैंसिलेशन के लिए जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? शो कॉज नोटिस देगा, आपको ऑब्वियसली सर्व करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा, यू हैव टू रिप्लाई विद इन 7 डेज। अगर आपका रिप्लाई बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आया और डिपार्टमेंट को लगा अरे इसके अंदर तो इसकी गलती नहीं है, मेरी शायद कुछ गलती होगी, तो इन दैट केस द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉप। अगर रिप्लाई अनसेटिस्फैक्टरी आया तो पीओ विल मूव अहेड विद द कैंसिलेशन एंड 30 डेज के अंदर अंदर वो कैंसिलेशन का ऑर्डर दे देगा विद इन दिस रिप्लाई। ओके, और अगर रिप्लाई फाइल नहीं किया लेकिन रिटर्न सारी फाइल कर दी, टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट का सब कुछ एवरीथिंग पेमेंट इज डन, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उसका ऑटोमेटिक हम ये वाली प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देंगे। ये वाली बात हमने पहले भी सिमिलरली पढ़ी थी। चलो, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर में दी जाती है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। आईटीसी रिवर्सल वाली बातें हमने रूल 44 और आईटीसी चैप्टर में ऑलरेडी कर ली थी। ये सेम एग्जांपल है कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में आईटीसी रिवर्सल का, जो हमने ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर में कर लिया है। सी, जब मैं रजिस्ट्रेशन मेरी हट जाती है, आई एम गोइंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेजिम टू नॉन जीएसटी, तो मेरा एग्जिस्टिंग इनपुट्स कैपिटल गुड्स के ऊपर का आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ये बातें हमने रूल 44 वगैरह में ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, सर्टेन अदर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन, ये जनरल प्रोसीजरल पॉइंट्स है। यूआईएन होल्डर, ये ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है। यूआईएन होल्डर जो होते हैं, मतलब यूएन डब्ल्यूएचओ वगैरह के लोग, ये लोग सुओ मोटो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब इनका काम खत्म हो जाएगा जीएसटी वाले इनका कैंसिलेशन कर देंगे। ठीक है, प्रायर ड्यूज तो आपको पे करना ही है। फॉर एग्जांपल मेरा 5 जून से अगर कैंसिलेशन होता है तो 5 जून से पुराने वाले टाइम का तो मुझे ड्यूज वगैरह पे करने हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेटरी पॉइंट। एंड कैंसिलेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट्स एज कैंसिलेशन अगर अंडर एसजीएसटी। क्रॉस एम्पावरमेंट तो होती है यार, मैं कोई अलग अलग एप्लीकेशन थोड़ी ना फाइल करूंगा। ठीक है सर। इंटीमेशन ऑफ कैंसिलेशन, जब आपका कैंसिलेशन हो जाएगा आपको एसएमएस ईमेल पे पता चल जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न्स वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट 1-2 बातें अपने को पढ़नी है। फर्स्ट नहीं, मतलब लास्ट बात जो है दैट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बारे में सबसे पहली बात कि आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कब कर सकते हो, कब तक कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, अब मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के पास वापस जा रहा हूं हाथ जोड़ के कि सर गलती हो गया है, आगे से नहीं करेंगे, प्लीज कैंसिलेशन रिवोक कर दो, मेरा जीएसटी मुझे वापस कर दो। ठीक है, अब ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कब जा सकती है? व्हेन द कैंसिलेशन इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट, नॉट बाय मी। मतलब मैं ही कैंसिलेशन करता हूं और मैं ही दोबारा रिवोकेशन करता हूं, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। So that is okay. What is the time limit for filing this revocation of cancellation? 90 days from the cancellation order. This can be extended up to 180 days. ये 180 days का जो टाइम है ये अमेंडमेंट है, आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है। तो आओ, रेवोकेशन का एप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन कैंसिलेशन इज डन बाय द डिपार्टमेंट। कब तक? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। एडिशनल 180 डेज का आपको समय मिल जाएगा अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट शो कर देते हो। कौन देगा आपको ये एक्सटेंशन? एडिशनल कमिश्नर, जीसी और कमिश्नर। ये वाले जितने भी अप्रूवल्स और अथॉरिटीज है ये मोस्ट प्रोबेबली हम एक समरी वीडियो के अंदर अलग से कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब आपने क्या दिया? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का एक एप्लीकेशन। नाउ द पीओ इफ ही सेटिस्फाइड कि हाँ यार ठीक है, इसको अपना गलतियां समझ में आ गई है, आगे से गलती नहीं करेगा, ही कैन रिवोक विद इन 30 डेज, तो जीएसटी वापस आ जाएगा। अदरवाइज ही कैन रिजेक्ट।
रिजेक्शन से पहले एक बार नया शोकॉज नोटिस देना है कि भाई सुन इधर आ, तूने रेवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल किया बट मैं इसको रिजेक्ट करने का सोच रहा हूं। अब उसका रिप्लाई उसको करना है, द पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर रिप्लाई ठीक लगा तो रेवोकेशन कर देंगे, जीएसटी वापस दे देंगे, नहीं तो विद इन 30 डेज ही हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो या तो एक्सेप्ट किया जाएगा रिप्लाई या तो रिजेक्ट किया जाएगा। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ 7 वर्किंग डेज। ये 7 वर्किंग डेज रिप्लाई करने के लिए दिया है, ये 30 डेज पीओ को दिया है टू एक्ट अपॉन दैट रिप्लाई। ओके, अब एक आपको स्पेसिफिक बात समझाने का टाइम है जो अपना लास्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंटायर कंसेप्ट। लास्ट टॉपिक ही है ना हमारा? यस, लास्ट टॉपिक है। आओ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन and I am talking about a specific case. The reason for cancellation, was non-filing of returns. सर ये रिटर्न्स कौन सी थी? अरे जो आपने मंथली, क्वार्टरली, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक जीएसटी 3B की फाइलिंग नहीं करी थी, ये उसके केस में बता रहे हैं। तो बेसिकली लॉ क्या कह रहा है? अगर आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है और आपका रीजन फॉर कैंसिलेशन ऐसी चीजें थी कि आपने रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करी थी, तो सबसे पहले आप अपने एक्शंस को तो ठीक करो, हमें प्रूव तो करो कि आप सुधर गए हो। सो फर्स्ट, बिफोर फाइलिंग फॉर रिवोकेशन, आपको क्या करना है? आपको रिटर्न्स वगैरह सारी फाइलिंग कंप्लीट कर लेनी है। फाइल द रिटर्न्स, पे द टैक्सेस, लेट फीस एंड ऑल द ड्यूज, इंटरेस्ट, सारी पेमेंट वगैरह कंप्लीट करो, सारा प्रूफ करो कि तुमने जो गलतियां वो ठीक करी है, तुम सुधर गए हो, और अब आके हमारे लिए, आप हमारे पास आके रिवोकेशन की एप्लीकेशन की फाइलिंग करो। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आता है, ये कैंसिलेशन ऑर्डर कभी कभार आता है नॉर्मल मतलब द कैंसिलेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, या फिर इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। अब इसके रिस्पेक्ट में ना 2 केस बनने वाले हैं, ठीक है? 2 केस बनेंगे। ये एक तो नॉर्मल, दैट इज द रजिस्टर कैंसिलेशन का इफेक्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, और एक है रेट्रोस्पेक्टिव। अब ध्यान से सुनना जरा, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। लेट्स से यहां से मेरा वो डेट है जिसकी मैंने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं करी है, रिटर्न्स का डिफॉल्ट शुरू हो गया मेरा, ठीक है? यहां पे मेरा आ रहा है कैंसिलेशन ऑर्डर, और इस दिन मुझे मिला है ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन, तो मतलब मेरे पास जीएसटी वापस आ गया। लॉ ने क्या बोला कि भैया पहले गलतियां ठीक करो, फाइलिंग वगैरह कंप्लीट करो। अब इस केस में, दैट इज माई केस नंबर 1, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल केस कि द कैंसिलेशन ऑर्डर के दिन ही इसका इफेक्ट है, कैंसिलेशन इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, तो नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव केस। अब ऐसे केस में मुझे क्या करना है? देखो, ये वाला जो पीरियड रहेगा ना आपका, ये वाला पीरियड, इस पीरियड के रिस्पेक्ट में जो मेरी फाइलिंग रहेगी वो मुझे पहले फाइलिंग कंप्लीट करनी है बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ये फाइलिंग मुझे कंप्लीट करनी है। सर व्हाट अबाउट दिस पीरियड? मुझे एक बात बताओ, जब मेरा कैंसिलेशन इफेक्टिव हो चुका है, मेरा जीएसटी खत्म हो चुका है, क्या ये वाले पीरियड के रिस्पेक्ट में जब तक रेवोकेशन नहीं आता, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू फाइल द रिटर्न्स बिफोर फाइलिंग द रेवोकेशन ऑर्डर, रेवोकेशन एप्लीकेशन? आंसर इज नो। भाई अरे मेरा जीएसटी तो कैंसिल हो रखा है, भाई मेरा जीएसटी कैंसिल हो रखा है इस दिन से, इसी इफेक्ट से, तो मैं कैसे फाइल करूंगा? मैं सिर्फ अपना अच्छापन प्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट को यह दिखाने के लिए कि साहब मैं सुधर गया हूं, मैं सिर्फ ये वाली फाइलिंग कंप्लीट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर इसके रिस्पेक्ट में मेरा जीएसटी एक्टिव था, तो मैं पोर्टल पे जाके इस पीरियड के रिस्पेक्ट में फाइलिंग कर सकता हूं। और जो ये वाला पीरियड रहेगा, इसकी फाइलिंग मैं कब करूंगा? इसकी फाइलिंग करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिवोकेशन ऑर्डर, क्योंकि उसके बाद मेरे को जीएसटी मिल रहा है। फाइलिंग कंप्लीट कब तक करनी है? विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। मेरे को पोर्टल पे, गाइस पोर्टल पे ना ये मैं कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं होता है, ब्लॉक हो जाएगा। ये कब खुलेगा? जब आपका रिवोकेशन ऑर्डर आ जाएगा। 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। केस नंबर 2 लेते हैं।
केस नंबर 2 में क्या हो रहा है देखो, यहां से मेरा रिटर्न्स का जो है वो डिफॉल्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, डिफॉल्ट ऑफ रिटर्न्स, मतलब ये कौन सा पीरियड रहा होगा, जब मेरा डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया है, 1 महीना 2 महीना, तो वहां से गलती मेरी हो चुकी है, मतलब इस दिन से आपका कैंसिलेशन इफेक्टिव किया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑर्डर यहां आया, कैंसिलेशन का ऑर्डर यहां आया, और यहां पे क्या आया, रेवोकेशन का ऑर्डर। So government has the power to make the cancellation effective with a retrospective date। तो इस केस में लेट्स से जब मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके स्टार्ट हुआ, तो उस दिन से कैंसिलेशन इफेक्टिव बना दी उन्होंने। रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, ऑर्डर बाद में है लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट। अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, क्या मैं, जैसा ऊपर हमने क्या बोला कि इसके रिस्पेक्ट में फाइलिंग कंप्लीट करो, ये फाइलिंग कब तक कंप्लीट करनी है, बिफोर रेवोकेशन एप्लीकेशन, टू प्रूव दैट आप सुधर गए हो। क्या इस केस में मैं ऐसा कर सकता हूं, नहीं कर सकता सर, पोर्टल पे क्योंकि ये इफेक्टिव कैंसिलेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं फाइलिंग कर ही नहीं सकता जब तक रेवोकेशन ऑर्डर नहीं आता। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करना, ये पूरे जो पीरियड है, यहां पे मैं स्प्लिट नहीं करना, इस पूरे पीरियड की आपको फाइलिंग कब तक कंप्लीट करनी है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ रेवोकेशन ऑर्डर, उसके बाद ही मेरे को पोर्टल पे ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई है, हाँ सर समझ में आई है। चलो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। मैं आपको अमेंडमेंट्स दिखा देता हूं, कौन कौन सी कवर कर ली है हमने और कुछ बच गई है क्या। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन वाली बात मैंने आपको बता दी है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो पर्सनल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये वर्ड्स कट करे गए आपके बुक में होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। उसके सिवाय डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो रूल नंबर 10A था उसमें टाइम मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप जो है बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देते एज पर रूल 10A, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑटोमेटिक नोटिस आ जाएगा, और अगर आप सबमिट कर देते हो तो आपका सस्पेंशन भी ऑटोमेटिकली डीम्ड रिवोक मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइम लिमिट एक्सटेंड करा गया था विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रेवोकेशन एप्लीकेशन 180 डेज, ये भी मैंने आपको अमेंडमेंट बता दिया है। डोंट रीड इट अगेन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओइडार के रिस्पेक्ट में हम अलग से एक पूरा वीडियो कवर करने वाले हैं, क्योंकि ओइडार के रिस्पेक्ट में अलग अलग चीजें हर जगह दे रखी है, वी विल कवर इट सेपरेटली। ईसीओ वाला भी हमें अलग से कवर करना है, तो इसकी बातें मैं अभी नहीं करके चलूंगा। बस बाकी सारे आपके कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन जो मुझे दिखाना है आपको, एक हीरो सवाल तो नहीं, सारी हीरो होते हैं, बट ठीक है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि इसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी काफी सारे किए हैं, आ जाओ लेट्स सी। With the help of the following information in case of Jayant Enterprises Jaipur for the financial year, determine the aggregate turnover for the purpose of registration। तो अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, एग्रीगेट टर्नओवर, उसके हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन डिसाइड होने वाला है। सेल ऑफ डीजल ऑन विच वैट इज लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, दिस इज सेल ऑफ डीजल मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपको एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है? आंसर इज यस। तो ये मैं यहाँ पे छोटा सा मार्क कर लेता हूं, ये आपको लेना है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल बाय डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ जयंत एंटरप्राइजेस एज इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। गाइस यहां पे बच्चों की गलती होती है कि लोग थोड़ा सा समझने में गलती हो जाती है कि प्रिंसिपल कौन है और जॉब वर्कर कौन है। आप लैंग्वेज को पढ़ो कि गुड्स का सप्लाई हुआ है जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत एंटरप्राइजेस, मतलब जयंत एंटरप्राइजेस इज द जॉब वर्कर। जॉब वर्कर से अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइसिस से अगर सप्लाई किया जा रहा है, दैट सप्लाई इज काउंटेड इन द टर्नओवर ऑफ द सप्लायर, मतलब मेन प्रिंसिपल नॉट द जॉब वर्कर। तो ये आपको इंक्लूड नहीं करना, ये आपको इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंग्लैंड, यस ये भी इंक्लूड करना है, 5 लाख इंक्लूड करना है। सप्लाई टू इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान। अब सुनना, यहां पे थोड़ी गलती होती है। ये बंदा कहां का है? जयपुर राजस्थान। ये क्या बोला है? एपीओबी। एपीओबी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वर्ड कब आता है? जब मेरा एक स्टेट के अंदर 2 ऑफिसेस है, उसमें से एक पीपीओबी है और एक एपीओबी है। जब मेरा एक स्टेट के अंदर 2 ऑफिसेस है और मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, अलग अलग नहीं लिया,
अलग अलग लिया होता तो मैं उसको एपीओबी नहीं बोलता, मैं इसको खुद का दूसरा यूनिट बोलता। एपीओबी वर्ड मतलब मेरा ये अलग रजिस्टर्ड नहीं है, अलग रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 के अंदर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बनेगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बना तो शेड्यूल नंबर 1 भी नहीं लगेगा। शेड्यूल नंबर 1 नहीं लगा तो अपने को कंसिडरेशन चेक करना पड़ता है। और जनरली जब खुद के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ट्रांसफर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता। तो बिकॉज कंसिडरेशन नहीं होगा एंड बिकॉज ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो शेड्यूल 1 भी नहीं लगेगा, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी और ये 5 लाख आपको इंक्लूड नहीं करना। और इसके अंदर आपको एक अजम्पशन नोट डाल के आना है कि एज पर द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस इस केस में सप्लाई टू ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया होगा। ठीक है। अब सर अगर ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जगह बोला जाता है एक रजिस्टर्ड यूनिट है तो फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट लग जाता, फिर बिना कंसिडरेशन भी शेड्यूल 1 लग जाता। करेक्ट। Next, outward supply of services on which GST is to be paid by recipient under reverse charge, but still it will be counted in the turnover of Jayant Enterprises, not the recipient। तो आपको ये 5 लाख इंक्लूड नहीं करना और आपको ये 3 लाख इंक्लूड नहीं करना, बाकी सब इंक्लूड करना है। वही 10 लाख 20 लाख जयपुर है तो 20 लाख के ऊपर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसी के साथ मेरा खत्म होता है चैप्टर नंबर 8। आई रियली होप आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो जरूर लाइक कमेंट करना, जेन्युइन फीडबैक जाता है नए स्टूडेंट्स को। ठीक है। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।